एक खूबसूरत पहाड़ी एरिया में, जहां आसमान क्लियर ब्लू और वादियां ग्रीन ग्रीन थीं। एक यंग व्लॉगर टाइनी शीसी पू अपने फैंस के लिए लाइव था। अपने फोन को सेल्फी स्टिक पर लगाकर वो पूरे जोश से चिल्लाया, ब्रोस, मैं हूं आपका टाइनी सीसी पू, हमारी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जर्नी शुरू होने वाली है। उसकी स्क्रीन पर टाइनी जीज पॉपुलर साइंस डेली चैनल का नाम और 3.78 मिलियन व्यूज दिख रहे थे। नोटिफिकेशंस की बारिश होने लगी। एक व्यूअर ने पूछा, क्या तुम अब फिजिक्स छोड़कर सर्वाइवल साइंस करने लगे हो? दूसरा बोला, नजारा बहुत अच्छा है, लेकिन एक कमेंट ने सीपू का ध्यान खींच लिया। स्ट्रीमर का बैकग्राउंड शॉट बहुत नकली लग रहा है। जीपू मुस्कुराया और बोला, ओ, कुछ ब्रोज नकली बैकग्राउंड पर सवाल उठा रहे हैं। आपके लिए कैमरा एडजस्ट करता हूं। उसने कैमरा घुमाकर टनल का रास्ता दिखाया, ये प्रूव करने के लिए कि सब कुछ असली है। मगर तभी टनल से एक जोर की आवाज आई। एक ट्रक का इंजन जोर से गूंजा। वो पलटा तो एक व्हाइट ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। गुड ग्रीफ, क्या लक है। बिल्कुल लाइव स्ट्रीम के टाइम एक व्यूअर चीख पड़ा, होली क्रैप। जीपू खौफ से फ्रीज हो गया। ट्रक बिल्कुल उसके सामने था। एक तेज ब्रेक की आवाज और फिर एक जोर का क्रैश। अगले ही पल स्क्रीन कांच की तरह टूट गई। जीपू एक ब्लू लाइट के वॉर्टेक्स में खिंच गया, जिसके चारों तरफ बाइनरी कोड्स घूम रहे थे और उसका बॉडी डेटा की तरह बिखर रहा था। जब उसकी आंख खुली, सब कुछ बदल चुका था। यह मैं कहाँ आ गया? उसने खुद से पूछा। क्या मैं अब भी चाइना में हूं? कहीं ये हेल तो नहीं? उसे ट्रक का एक्सीडेंट याद आया और उसने सोचा, ये बहुत ही अनसाइंटिफिक है। वो अब एक वियर्ड ग्लोइंग मैजिक सर्कल पर बैठा था। हैरानी से उसने आसपास देखा। डार्क वॉल्स, स्पाइडर वेब्स और आयरन बार्स। ये एक ओल्ड टाइम जेल थी। बैकग्राउंड में प्रिजनर्स के स्केरी चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। शॉक में साइपू को रियलाइज हुआ, ये प्रिजन है। वो उठा और अपने सेल को ट्राई किया। वॉल्स पर मॉस लगा था और बार्स रस्टी थे। सब कुछ एक्सट्रीमली रियल लग रहा था। अपने साइंटिफिक ब्रेन से वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगा। क्या वर्म होल ने मुझे टाइम ट्रैवल करवा दिया, या क्वांटम एंटेंगलमेंट के कारण सुपर ल्यूमिनल ट्रांसमिशन हुई है? फ्रस्ट्रेट होकर उसने जोर से बार्स हिलाई। कोई नॉर्मल पर्सन है जो मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है? उसने चीखा। तभी उसे अपने फोन की चिंता हुई। मेरा फोन कहाँ है? गिर गया क्या? मैं इतना मैसिव ट्रैफिक कैसे हैंडल करूंगा? तभी सेल के डार्कनेस से एक काल्म आवाज आई, तुम डरे नहीं? जीपू पलटा। अंधेरे से एक लड़की सामने आई। लॉन्ग व्हाइट हेयर, ब्लू आईज, ब्यूटीफुल ब्लू ड्रेस और हाथों में चेन्स। उसे देखकर जीपू के मन में आया, एक कॉस्प्लेयर, एक चूनीबियो गर्ल, कितनी क्यूट, 3D पर्सन जैसी नहीं लग रही? लड़की ने फिर पूछा, तुम डरे नहीं मुझसे? जीपू होश में आया और उसकी चेन्स को देखते हुए सवाल किया, तुमने कौन सा हेनस क्राइम किया है? लड़की ने एक डीप मिस्टीरियस आवाज में कहा, कुछ सिंस बर्थ से ही प्री डिटर्मिन्ड होते हैं। जीपू उसकी बात सुनकर सीरियस हो गया और बोला, और डर तो तुम्हें लगना चाहिए। मैं अभी अभी एक लिविंग पर्सन तुम्हारे टेरिटरी में अपीयर हुआ हूं। लेकिन लड़की शांति से बोली, नहीं, यह प्लेस अजीरा रॉयल कैपिटल प्रिजन की डेथ रो है। शीपू को लगा कि वह कोई ड्रीम देख रहा है। लड़की ने आगे बताया कि वह एक डीमन को बुलाकर अपनी लास्ट विश बताना चाहती थी, लेकिन मिस्टेक से उसने जीपू को ही बुला लिया। अब आप सोचेंगे कि जीपू के दिमाग में क्या आया होगा। उसने मन ही मन सोचा कि ये लड़की जरूर किसी रोल प्ले गेम में ज्यादा ही घुस गई है। उसे लगा कि ये कोई चूनिबियो, एक जापानी वर्ड ऐसे लोगों के लिए जो खुद को किसी फिक्शन की स्टोरी का हीरो समझने लगते हैं, लड़की है। लेकिन तभी लड़की के अगले वर्ड्स उसके कानों में गूंजे और जीपू को जबरदस्त शॉक लगा। लड़की ने कहा, हम जो इस सेल में हैं, हमें कल सुबह हैंगिंग ग्राउंड में ले जाया जाएगा और अलाइव जला दिया जाएगा। ये सुनते ही सीपू के होश ही उड़ गए। उसे समझ आया कि ये कोई जोक नहीं था। लड़की ने उसे बताया कि अगर वह इस समन को कैंसिल करती है तो सीपू अपनी पुरानी वर्ल्ड में लौट जाएगा, लेकिन वहीं मर जाएगा। उसे याद आया कि वह 120 मील प्रति घंटे की स्पीड से आते 8 टन के ट्रक से टकराया था। कैलकुलेट करके उसे समझ आया कि वह मर चुका था। यानी ये कोई गेम नहीं बल्कि रियलिटी थी। डेथ रो, जिंदा जलाने की बात, सब कुछ ट्रू था। जब सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आई तो लड़की ने उससे पूछा, अब क्या तुम डरे हुए हो? लेकिन जीपू का जवाब सुनकर लड़की भी शॉक्ड रह गई। उसके चेहरे पर एक काम कॉन्फिडेंट स्माइल थी। उसकी आंखें शैडो में छिपी थीं, पर उसकी आवाज में जरा भी डर नहीं था। उसने कहा, डरा हुआ? मैं भला क्यों डरूंगा? मुझे सिर्फ अननोन थिंग्स से डर लगता है, और वैसे भी मैं प्रिजन ब्रेक का बहुत बड़ा फैन हूं। उसने आगे कहा कि वह एक पॉपुलर साइंस ब्लॉगर है और उसके पास जेल से भागने के काउंटलेस वेज हैं। सीपू का इतना कॉन्फिडेंस देखकर लड़की को अपनी लक पर यकीन नहीं हुआ और वह डिसअपॉइंटेड होकर बोली, इम्पॉसिबल। मगर अगले ही पल जीपू ने कुछ ऐसा किया कि लड़की की आईज वाइड ओपन रह गईं। उसने जेल की सलाखों को अपने हाथ से छूते ही मेल्ट कर दिया। लड़की हैरान होकर बोली, ये कैसे मुमकिन है? क्या ये फायर मैजिक है? उसने मन ही मन सोचा कि लड़के तो मैजिक यूज कर ही नहीं सकते। जीपू ने स्टाइलिश पोज में पलटकर कहा, मैजिक बहुत ज्यादा फैंटेसी वाली बात है, ये साइंस की पावर है।
लड़की अभी भी शॉक्ड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी मैजिक एनर्जी के भी ये एंटी मैजिक मेटल को कैसे मेल्ट कर सकता है। जीपू ने अपना बैग खोला और उसमें से कुछ सामान निकाला। उसने लड़की से पूछा, क्या तुमने कभी थर्माइट रिएक्शन के बारे में सुना है? लड़की ने जवाब दिया, नहीं। जीपू ने कॉन्फिडेंटली अपने होंठों को चाटा और बोला, कभी नहीं सुना? तो फिर आज तुम एक अमेजिंग थिंग देखने वाली हो। वह लड़की की चेन्स के पास बैठ गया और उसे समझाना शुरू किया। ये बहुत इजी है, बस एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन आई ऑक्साइड पाउडर को एक अनुपात 2.95 के रेशियो में मिलाओ। उसने एक लाइटर निकाला और बोला, और फिर इसे जला दो। इससे 2500 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा होती है, और इतनी गर्मी स्टील को पिघलाने के लिए काफी थी। एक चमकदार स्पार्क उठी और उसने लड़की की एंटी मैजिक चेन्स को भी इजीली मेल्ट कर दिया, और लड़की बस हैरान होकर उसे देखती रह गई। और इस तरह जीपू ने अपनी साइंटिफिक इंटेलिजेंस से उस जेल की सलाखों को और लड़की की जंजीरों को पिघला कर दिखाया कि साइंस किसी भी मैजिक से कम नहीं। वो लड़की, जिसकी आंखों में टोटल सरप्राइज था, धीरे से बोली, साइंस की पावर? किसी मैजिक की जरूरत नहीं। शायद उसकी वर्ल्ड में ऐसी चीजें मैजिक से ही होती थीं। जीपू ने उसकी तरफ अपना हैंड आगे किया और कहा, तुम किसका वेट कर रही हो? ये एस्केप करने का टाइम है, मिस प्रिजनर। लेकिन लड़की ने अपनी हैंडकफ वाली रिस्ट को देखा और वहीं रुक गई। जब जीपू ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने सैड होकर कहा, बट मैं गिल्टी हूँ। जीपू उसे खींचकर जेल के बड़े से गेट की तरफ ले गया और बोला, मैं जहाँ से आता हूँ वहां बाय बर्थ गिल्टी होने जैसी कोई चीज नहीं होती। अनसाइंटिफिक बातें मत करो। लड़की ने उसे वार्न करने की ट्राई की, अगर तुम मुझे सेव करोगे तो तुम्हारा बैड लक होगा। इसके बाद उसने अपना नाम बताया, मैं रेना, और लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम सीपू। वो बस भागे ही थे कि कॉरिडोर की दूसरी साइड से एक आवाज आई, कोई भाग रहा है। गार्ड्स ने उन्हें देख लिया था। जीपू थोड़ा परेशान हो गया, क्या हम इतनी जल्दी डिस्कवर हो गए? एक गार्ड ने उन्हें रिकॉग्नाइज करके चिल्लाया, ये तो कैलेमिटी डीमन है। गार्ड्स को सामने देखकर जीपू ने रीना का हाथ और टाइट पकड़ लिया और हिम्मत से कहा, डरो मत। लेकिन इससे पहले कि गार्ड्स आगे बढ़ते, असली गेम रीना ने पलट दिया। उसके आसपास पर्पल कलर की एक अजीब सी एनर्जी शाइन करने लगी। एक गार्ड डर के मारे चिल्लाया, ओह नो, ये तो टेलीपोर्टेशन मैजिक है। और अगले ही मोमेंट एक ब्राइट लाइट के ब्लास्ट के साथ जीपू और रीना वहां से गायब हो गए। जब उनकी आंखें खुलीं तो वो जेल से बहुत दूर एक ऑसम मूनलिट नाइट में ओपन स्काई के नीचे ऊपर कहीं टेलीपोर्ट हो गए थे। उनका एस्केप सक्सेसफुल रहा और आसमान से वो दोनों तेजी से जमीन की तरफ गिर रहे थे। कस के पकड़ो, रीना ने हवा में ही चिल्लाकर कहा। वो अपनी जादुई ताकत से गिरने की रफ्तार कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। उसने हार मानते हुए कहा, मैजिक काफी नहीं है। धड़ाम, दोनों पेड़ों की टहनियों को तोड़ते हुए नीचे आ गिरे। लेकिन आखिर में जीपू ने रीना को बचा लिया। सारा झटका खुद सहकर जमीन पर उसके लिए एक कुशन बन गया। जब उसने आंखें खोलीं तो रीना ठीक उसके ऊपर थी। इस नजदीकी से जीपू का चेहरा लाल हो गया। तुम्हें चोट नहीं लगी? तुम ठीक हो? रीना ने उसकी चिंता करते हुए कहा। जीपू ने जब कहा कि वो ठीक है तो रीना ने राहत की सांस ली और कहा, तो फिर ठीक है। जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो वो एक कब्रिस्तान में थे जो एक पहाड़ी पर बसा था। जीपू ने सोचा, चलो जेल से तो निकल आए, अब आगे क्या करें? उसके दिमाग में आया, काश इस जबरदस्त एस्केप को लाइव स्ट्रीम कर पाता, जरूर वायरल हो जाता। शेफू, जो इस सबसे ऑब्वियसली कंफ्यूज है, आगे का प्लान पूछता है। उसका क्वेश्चन काफी प्रैक्टिकल है कि अब जब हम जेल से बाहर हैं, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? लेकिन रीना उसकी बात का कोई डायरेक्ट जवाब नहीं देती। आप देख सकते हैं कि वो एक कब्र को देख और बस इतना कहती है, मैं घर जाना चाहती हूँ। और उसके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है। और फिर वो सिचुएशन की सीरियसनेस बताती है। वो कहती है कि उसका मैजिक खत्म हो चुका है, वो जीपू को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती और उनके दुश्मन उन्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। यहाँ हमें पहली बार हिंट मिलता है कि इन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और फिर आता है जब जीपू कंफ्यूज होता है कि रीना उसकी प्रोटेक्शन की बात क्यों कर रही है, तो रीना साफ साफ बता देती है, मैंने तुम्हें समन किया है, अगर मैं मर गई तो तुम भी मर जाओगे। बेसिकली ये एक लाइफ लिंक कॉन्ट्रैक्ट है। रीना की लाइफ अब डायरेक्ट जीपू की लाइफ से जुड़ गई है। ये सुनकर बेचारे जीपू का रिएक्शन देखने वाला है। उसके लिए ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है और वो पैनिक करने लगता है सोचकर कि तो इसका मतलब मैं अब हाफ डेड हूं। ये एक नॉर्मल इंसान का एक सुपरनैचुरल सिचुएशन में परफेक्ट रिएक्शन है। और जैसे इतना काफी नहीं था, रीना सिचुएशन को और अजीब बना देती है। समन्ड बीस्ट्स को लीश पर रखना जरूरी है। अब आप जीपू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एक अनजान लड़की ने उसकी लाइफ को अपने साथ बांध लिया है और अब उसे एक पालतू जानवर बीस्ट बुला रही है। इसलिए वो सोचता है कि पुअर थिंग, ये लड़की दिखने में तो प्रिटी है, पर लगता है इसका हेड ठीक से काम नहीं कर रहा।
अगले ही पल जीपू एकदम से रीना का हाथ पकड़ लेता है और फुल हक से बोलता है, तुम्हारा लाइफ अब मेरा है, मैं किसी को भी तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। जीपू उसको कहता है कि वो उसे घर भेज देगा, लेकिन सिटी में एंट्री एग्जिट सिर्फ मेन गेट से है और वहां पे भी फुल हैवी गार्डिंग है। जैसे ही वो सिटी के अंदर आते हैं, जीपू को सब कुछ बड़ा अजीब लगता है। वो देखता है कि सोचते हुए, अजीब है, यहाँ तो सारी सोल्जर्स औरतें हैं और मर्द लोग मैनुअल लेबर कर रहे हैं, ये कैसी दुनिया है। जीपू की बात सुनकर रीना उसको अजीब तरह से देखती है और कहती है, अजीब? इसमें अजीब क्या है? यहाँ सिर्फ औरतें ही मैजिक यूज कर सकती हैं, तो है मर्दों को औरतों की ही सुननी पड़ेगी। ये सुनकर अपना शीपू बेचारा रोने जैसा हो जाता है। जीपू दुखी होकर, एक तो मैं मरते मरते बचा और अब यहाँ आके पता चला कि मेरा स्टेटस लड़कियों से भी कम है। तभी उनकी नजर दो आदमियों पर पड़ती है जो एक बड़े से वुल्फ को उठाकर ले जा रहे होते हैं। एक आदमी दूसरे पर चिल्लाता है, हे, इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? और उनसे वो वुल्फ गिर जाता है। वुल्फ के मुंह से निकला हुआ सलाइवा एक मेटल के बकेट पर गिरता है और वो मेटल गलने लगता है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं, पर अपना हीरो तो हीरो है, ये शैडो वुल्फ का सलाइवा है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर जीपू अपना साइंस का ज्ञान देता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस सलाइवा का मेन कंपोनेंट एसिड है और ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और रीना बस इतना ही बोल पाती है, एस्ट्रिंजेंट एसिड। उनसे थोड़ी ही दूर दो आदमी खड़े थे जिनके लिए यह सब किसी अजीब तमाशे से कम नहीं था। एक ने अपने साथी से पूछा, यह बच्चा आखिर कर क्या रहा है? दूसरे ने भी बस कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं, बस अजीब सा है। पहले आदमी ने फिर से उस लाल रंग की थैली को देखते हुए कहा, भला एक बेकार सी थैली से कोई ऐसे क्यों खेलेगा? आजकल के बच्चों के भी क्या अजीब शौकर हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जीपू ने रीना का हाथ पकड़ा और वह लाल थैली लेकर वहां से निकल गया। जाते जाते उसने उन आदमियों को मुस्कुराकर कहा, थैंक्स अंकल। वो दोनों भागकर शहर के दरवाजे के पास छिप गए जहां पहरा काफी सख्त था। रीना ने टेंशन में कहा, शहर के दरवाजे पर पहरा है, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तभी सीपू ने अपना बैग नीचे रखा और एक बीकर में कुछ लिक्विड मिलाने लगा। रीना ने उसे देखते हुए पूछा, ये क्या कर रहे हो? जल्द ही उस बीकर में से बुलबुले उठने लगे। रीना को एक अजीब सी बदबू आई तो उसने अपनी नाक बंद कर ली और बोली, छी, बदबू आ रही है। जीपू ने जल्दी से कहा, यह स्टेप जल्दी करना होगा। उसने उस केमिकल मिक्सचर को उस लाल थैली में भरा और फिर एक कपड़े की लंबी पट्टी निकालकर बोला, अब इस कपड़े की पट्टी को फ्यूज की तरह इस्तेमाल करेंगे। अपना सामान लेकर और थोड़ी दूर में वो दोनों छुप गए। हाँ, यह दूरी ठीक है और यहाँ आसपास कोई है भी नहीं, जीपू ने जगह का जायजा लेते हुए कहा। रीना अब भी बेखबर थी कि क्या होने वाला है। उसने पूछा, तुम आखिर करने क्या जा रहे हो? जीपू ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और कहा, बस एक पल रुको, खुद देख लेना। उसने उस कपड़े के फ्यूज में आग लगा दी। आग धीरे धीरे थैली की तरफ बढ़ने लगी। इस थैली में हाइड्रोजन भरी है, जीपू ने समझाया। इसे बस एक हल्की सी चिंगारी चाहिए और फिर यह एक कान फाड़ू आवाज के साथ फट जाएगा। और अगले ही पल एक जोरदार धड़ाम की आवाज गूंजी। नीचे गली में हुए धमाके से घरों की खिड़कियां तक टूट गईं। इसे कहते हैं हाइड्रोजन डेटोनेशन, जीपू ने शांति से कहा। धमाके की आवाज सुनकर गली में एक औरत चिल्ला उठी, वाह, ये क्या हुआ? किले की दीवार पर खड़े एक गार्ड ने फौरन खतरे की घंटी बजाना शुरू कर दिया और चिल्लाया, ये कैलेमिटी विच है, जरूर ये उसका कोई जादुई हमला है। उसकी आवाज सुनकर नाइट कैप्टन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, तुम सब जल्दी से उनकी मदद के लिए जाओ। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर जीपू ने रीना को अपनी पीठ पर उठाया और वहां से गायब हो गया। थोड़ी दूर आकर जब सब शांत हुआ, जीपू ने मुस्कुराते हुए कहा, पॉप साइंस काम हो गया। रीना ने दूर ले की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। उसने सोचा, मैं अब घर जा सकती हूँ। जीपू को देखा और मन ही मन बोली, मेरा बुलाया गया बीस्ट कितना अमेजिंग है। उधर धमाके वाली जगह पर जहां अब भी धुआं उठ रहा था, वहां पे एक लड़की आ जाती है और उस जगह को देखते हुए कहती है, अच्छा तो आवाज यहाँ से आ रही थी। लगता है रीना ने किसी बड्ढे कमाल के क्यूटी को बुलाया है। सच में मेरा मन कर रहा है कि इसे अपना बना लूं। और उसके पीछे उसके बीस्ट्स खड्डे होते हैं। आगे वो लोग रेना और शियपू को ढूंढ रहे होते हैं और वो लोग किसी केव के बाहर आ जाते हैं और उसे बताया जाता है, मास्टर CIA डीमन हाउंड्स रिएक्ट कर रहे हैं, उनके ट्रैक्स यहाँ हैं, वे जरूर अंदर छुपे हैं। और सारे उसके बीस्ट्स को अंदर भेज देती है और साथ में और सोल्जर भी घुस जाते हैं और वो पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। और तभी सीन शिफ्ट होता है। केव के अंदर उन सबको छींक आ रहा होता है। शायद उस पौधे के कारण वो लोग छींकते हुए कहते हैं, ये क्या स्मेल है, अचू। और तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं रीना और सीपीयू को। फ्यू, हमें यहाँ सुरक्षित होना चाहिए। कुत्तों की नाक इंसानों से 10,000 गुना ज्यादा सेंसिटिव होती है। तेज स्मेल्स का इस्तेमाल करके उनके सूंघने की शक्ति में दखल देकर हम उन्हें हमें ट्रैक करने से रोक सकते हैं। तब रीना कहती है, अच्छी बात है कि तुमने सोचा कि डीमन हाउंड्स हमारा पीछा करेंगे। तो आगे से एक सीपीयू स्माइल करके कहता है, और तुम्हारा शुक्रिया, मुझे कैनाइन डीमन बीस्ट्स के बारे में बताने के लिए मैं उनके खिलाफ पेपर इस्तेमाल कर पाया। और तभी
रीना जीपू को पकड़ती है और सूंघने लगती है और नाक बंद करके कहती है, बस इतना है कि सिर्फ डीमन हाउंड्स ही नहीं बल्कि हम भी। तो जीपू कहता है, काश नहाने के लिए पानी होता। तो ये बात सुनकर रीना जीपू का पैंट उतार देती है। तो जीपू उधर चिल्लाने लगता है और आगे से रीना जीपू को पानी से इज्जत बचा देती है। मैं तुम्हारी नहाने में मदद कर सकती हूँ। और उसके बाद पानी को और भी ज्यादा कर देती है और उसे नहलवाने लगती है। तो जीपू तो रो ही रहा होता है और थोड़ी देर के बाद वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं, सुनसान सुखी सी इलाके से, और जीपू का चेहरा लटका हुआ होता है। तो पीछे से रीना कंफ्यूज थी कि क्या हुआ, क्या नहाना अनकंफर्टेबल था। तो आगे से जीपू कहता है, उसे दोबारा मेरे कपड़े उतारने के लिए मैजिक इस्तेमाल मत करना, और मुझे नहलाने के लिए मैजिक इस्तेमाल मत करना, और मुझे बाहर जंगल में मत नहलाओ। अगर ये पहले होता तो मेरा अकाउंट चला गया होता। वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या बोल रहा है, क्योंकि वो भी तो एक बच्ची है। और वो मासूमियत से जीपू को कहती है, लेकिन क्या तुम नहाना नहीं चाहते थे? तो जीपू कहता है, जंगल में नहीं, बिना किसी मेंटल प्रिपरेशन के, बस मेरे कपड़े उतार देना और मुझे नहलाना। हम अभी उस स्टेज पर नहीं हैं। और वो अब तक सदमे में है। और तभी रीना आगे इशारा करती है कि वहां पे एक विलेज है। क्या ये ठीक है? वहां एक विलेज है, मुझे याद है, बहुत वेलकमिंग और बहुत लाइवली। और वो दोनों अंदर आते हैं तो सूखा सा विलेज था, पानी की कमी। और आगे देखते हुए जीपू कहता है, ये क्या यही तुम्हारा मतलब था? लाइवली से। और आगे दो विलेजर्स कुएं के सामने लड़ रहे थे पानी के लिए। तुम पहले से ही आधे कब्र में हो, तुम पानी क्यों पी रहे हो? तुम भी बूढ़े आदमी, अपना ही पेशाब पियो। और तभी जीपू रेना से पूछता है, क्या यही तुम्हारा मतलब था वेलकमिंग से? तो रेना को भी कुछ नहीं पता है क्यों ये ऐसा क्यों है। तो आगे से जीपू कहता है, तुमने मुझे पहले नहलाने के लिए मैजिक इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब है तुम्हारा मैजिक पानी बना सकता है, ठीक? तो अब कुछ पानी बनाओ। तो रीना भी मान जाती है और मैजिक एक्टिव करती है और बहुत बड़ा पानी का गोला बनाती है और उस कुएं में डाल देती है। तो पानी देख के सारे विलेजर्स भी सरप्राइज थे और सारे विलेजर्स घुटनों पे आ जाते हैं और कहते हैं, लेडी विच, कृपया हमें बचाओ, हमें बचाओ। तब जीपू उस कुएं को देखते हुए कहता है, गांव के खेत सूख गए हैं और जमीन पर हर जगह सूखे कुएं हैं। कुएं के तल में सिर्फ कीचड़ वाले पानी की पतली परत है और गांव वाले थोड़े से पानी के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ बहुत भयानक सूखा है। सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे। सी कुछ तो बना रहा होता है और तभी हम देखते हैं एक बच्चे को जो रीना को देखकर कह रहा होता है, लेडी विच, क्या आप वही सेवियर हैं जिसे विलेज चीफ ने इन्वाइट किया था? सब कहते हैं कि विलेज चीफ ने हमें छोड़ दिया और भाग गई, बेकार आदमियों को मरने के लिए छोड़ गई। लेकिन विलेज चीफ ने हमेशा गांव की खेती और रिचुअल सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है और बीमारियों का इलाज भी करती है। वो उस तरह की इंसान नहीं है। मैं भी बड़े भैया जैसा बनना चाहता हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं लेडी विच का सर्वेंट बनना चाहता हूँ। तो आगे से रीना बताती है, सर्वेंट नहीं बल्कि एक समन्ड बीस्ट। तो बच्चा कहता है, समन्ड बीस्ट? क्या वो एक सर्वेंट से भी ज्यादा अमेजिंग है? ये सुन के रीना आगे से यस कहती है और जीपू को पेट करते हुए कहती है, मेरा समन्ड बीस्ट बहुत अमेजिंग है। तो जीपू अपना काम रोकता है और कहता है, ये क्या तरीका है एक पपी को ट्रीट करने का? मैं एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग हूँ, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास ममेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो से। और उसके बाद और एक बच्चा भागते हुए आता है और पास आके कहता है, क्या आप हमारी फैमिली की भी मदद कर सकती हैं? तो रीना भी मान जाती है, लेकिन उसको भी चक्कर आने लगता है। ज्यादा मैजिक इस्तेमाल करने पर लेडी विच जरूर अपना मैजिक खर्च करके बहुत थक गई हैं। जीपू उसको पकड़ लेता है और जीपू रेना को रेस्ट करने को कहता है और उसे घर में लाता है और सुला देता है। तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास उनके लिए खुद पानी पाने का एक तरीका है और वो चीज बना लेता है। ये रहा। ये तो कुछ जाली टाइप का है जो कुएं के ऊपर है। और उसके अगले ही दिन विलेजर्स इतना पानी देखकर शॉक थे। सच में पानी है, सिर्फ विचेस ही पानी बना सकती हैं। और जीपू से एक ओल्ड मैन कहता है, एक आदमी, ये कैसे संभव है? तो आगे से जीपू कहता है, जब आप साइंस में मास्टर हो जाते हैं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। साइंस? तभी एक बच्चा कहता है, क्या ये चीज वो है जिसे बड़े भैया साइंस कहते हैं? तब जीपू बताता है, नहीं, इस चीज को फॉग नेट कहते हैं। हवा में पानी की भाप होती है, पानी की भाप लगातार नेट की सतह पर इकट्ठा होती है और आखिर में पानी की बूंदें बनाती है। यही साइंस है। हालांकि ये पानी की मात्रा अभी पूरे गांव के लिए काफी नहीं है, लेकिन अगर हम और भी ऐसे ही डिवाइसेस लगाते हैं तुम्हारी पानी की समस्याएं कम हो सकती हैं। तो आगे से वो लोग कहते हैं, तो इसका मतलब जब तक हम वो करते हैं जो तुमने हमें कल रात सिखाया, हम सब पानी बना सकते हैं। और वो फॉग नेट उठा के खुश थे वो लोग। और तभी जीपू कहता है, तुम इसे उस तरह से सोच सकते हो। तभी वो बच्चा एक्साइटेड होते हुए कहता है, मैं समझ गया, साइंस है, कोई ऐसी चीज जिसे आदमी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तभी जीपू पोज मार के कहता है, मैजिक। और उसका पोज देख के बच्चा और भी एक्साइटेड हो जाता है, जैसा कि लेडी विच के समन्ड बीस्ट से उम्मीद थी। बड़े भैया,
आप अमेजिंग हैं। और इधर जीपू उसे कहता है, मैं एक इंसान हूं, बीस्ट नहीं। हे। और तभी सारे विलेजर्स एक साथ कहते हैं, लेडी विच जिंदाबाद, लॉर्ड समंड बीस्ट जिंदाबाद, साइंस जिंदाबाद। और ये देखकर रीना खुश हो जाती है और जीपू को पेट करती है, तो आगे से जीपू चिढ़ जाता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एक छोटे जानवर की तरह ट्रीट मत करो। और फिर रीना उसे छूते हुए कहती है, मास्टर और समंड बीस्ट का एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। जब समंड बीस्ट कोई टास्क पूरा करता है तो मास्टर को एक रिवॉर्ड देना चाहिए। गांव वालों को पानी देने के लिए शुक्रिया, तुमने बहुत अच्छा किया। और इधर जीपू का मूड डाउन था। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आता कि ये लड़की क्या सोच रही है, लेकिन वो बच्चा तो भाई, उसका एक्साइटेड मोड खत्म हो नहीं रहा। मैं भी चाहता हूं कि लेडी रीना मेरा सिर पैट करें। और थोड़ी देर के बाद वो सोल्जर्स रीना को ढूंढने आए थे, तो इस जगह पे तो वो बच्चा सोल्जर्स को देखते हुए बोल रहा होता है, आपदा विच। क्या वे लेडी रीना को ढूंढ रहे हैं? और वो लोग कह रहे होते हैं, विलेजर्स को हमें ये मत बताना कि हमारा सूखा भी इस वजह से था। कोई चीज जो बिना किसी विच पर निर्भर हुए पानी बना सकती है। और इधर वो लड़की भी आ गई थी, शायद उसका नाम था CIA। और वो तो जीपू को लेना चाहती है। ये समंड बीस्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मुझे ये वाकई में चाहिए। और कहती है, पानी भर लो, अपनी छोटी क्यूटी का पीछा जारी रखने का समय हो गया है। तो सोल्जर कहती, यस लेडी CIA। और सीन शिफ्ट होता है कैरोलाइन सिटी आउटस्कर्ट्स में, और इधर पानी बेचा जा रहा होता है। तो उन्हें देखकर रीना बोलती है, जैसा सोचा था कैरोलाइन भी। और उधर से चिल्ला चिल्ला के पानी बेचा जा रहा होता है। पानी बिकाऊ है, मैजिक वाटर, एक SIP 5 के बराबर है। एक SIP पियो और 3 दिन तक हाइड्रेटेड रहो। 3 सिल्वर कॉइन्स, एक बोल, क्या बार्गेन है। तभी एक ओल्ड मैन वहां पे जाता है और कहता है, कृपया एक SIP पानी। 3 सिल्वर कॉइन्स पहले से ही हमारी महीने की आय है, हम इसे वाकई नहीं खरीद सकते। तो आगे से वो पानी बेचने वाला कहता है, अगर तुम नहीं खरीद सकते तो दफा हो जाओ। और उन्हें देखकर जीपू कहता है, नेशनल डिजास्टर से फायदा उठाने वालों की कमी नहीं है। तुमने कहा था तुम्हारा घर कैरोलाइन में है, क्या यहाँ कोई चीजों को मैनेज नहीं कर रहा है? और तभी रीना अपना मैजिक एक्टिव करती है और पानी बनाने लगती है और एक बकेट में डाल के उस ओल्ड मैन को दे रही थी। ये रहा पानी। और वो पूछता है, क्या ये फ्री है? और फ्री पानी का नाम सुन के तो सारे इधर देखने लगते हैं। और दूर से वो मोटा भी देखता है और तभी पास में जाता है और पानी को फेंक देता है और कहता है, मुझे परवाह नहीं कि तुम कहां से आई हो, तुम बदतमीज विच। और लाइसेंस दिखाते हुए कहता है, ध्यान से देखो, सिर्फ हम ही यहाँ पानी बेच सकते हैं। तो आगे से रीना कहती है, हम पानी बेच नहीं रहे हैं, हम इसे दे रहे हैं। और तभी वो मोटा लाइसेंस रख लेता है और कहता है, क्या तुम नहीं जानती, खास तौर पर क्योंकि ये फ्री है, ये और भी कम अनुमत है, क्या तुम नहीं जानती कि किसी की रोजी रोटी काटना उनके माँ बाप को मारने जैसा है? और रीना चुपचाप सुनने के बाद कहती है, लॉर्ड की हवेली कभी भी तुम्हारे की को मंजूरी नहीं देगी। तो वो मोटा हंसने लगता है और कहता है, मुझे तुम्हें दयापूर्वक याद दिलाने दो, अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो लॉर्ड की हवेली मुझ पर दोष नहीं लगाएगी। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो ट्राई करो। और तभी वहां पे कोई लड़की आ जाती है। तो सोल्जर्स कहते हैं, सब लोग हट जाओ। और इस लड़की का नाम था रूबी। यहाँ पे क्या चल रहा है? तब मोटा इशारा करके कहता है, कोई मलिशियस कंपटीशन में लगा हुआ है, मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है और हमारे गिल्ड के लिए पानी बनाने वाली विच को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा है। और लेडी रूबी आगे देखती है, मोटे को एक जोर का थप्पड़ लगा देती है। और तभी लेडी रूबी रीना के सामने घुटनों टेक देती है और कहती है, प्रणाम लॉर्ड। और रीना भी बिना रिएक्शन के खड़ी है। और इधर सबसे ज्यादा जीपू कंफ्यूज है। इसका मतलब सीन एक बड़े से महल में शिफ्ट होता है। इधर शीपू नहा रहा होता है कि तभी एक मेड अंदर आ जाती है। उसे देखकर शीपू एकदम से शर्मा जाता है और चिल्लाकर कहता है, ये तो मर्दों का बाथरूम है ना। लेकिन वो मेड तो सीधा जीपू के पास चली आती है और कहती है, तुम शीपू हो है ना, मैं तुम्हारा नाप लेने आई हूँ। जीपू बेचारा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, नाप? किस चीज का नाप? तभी मेड एक मेजरमेंट टेप निकालती है और कहती है, लंबाई का। और किसका? इधर जीपू अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में लगा होता है। मेड आगे कहती है, तुम एक मर्द हो जिसे हमारी लॉर्ड लाई है, हो सकता है फ्यूचर में तुम उनके हरेम का हिस्सा बन जाओ, फ्यूचर में अच्छे किस्म के वारिस पैदा हों, इसके लिए ये नाप लेना जरूरी है। लेकिन जीपू उसे रुकने को कहता है और बाथटब में और घुसने लगता है। बस वहीं खड़ी रहो और पास मत आना, वो इशारा करके कहता है, उसको वहां रख दो, मैं खुद कर लूंगा। तो मेड कहती है, फॉर्म में लिखी हर चीज को भरना जरूरी है, जब तुम इसे भरकर मुझे दे दोगे उसके बाद काउंसिल हॉल में जाकर लॉर्ड से मिल लेना। वो टेप वहां रखकर जाने लगती है और जाते जाते कहती है, याद रखना डेटा में कोई गड़बड़ी मत करना। मेड के जाने के बाद जीपू राहत की सांस लेता है और बड़बड़ाता है, मैंने तो सोचा था कि मैं सिर्फ एक विच के साथ रहकर मजे कर रहा हूं, ये नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी चीज निकलेगी। लॉर्ड,
उनका तो हरेम भी हो सकता है। पानी को देखते हुए वो सोचता है, बाहर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और यहाँ वाह, वाकई चाहे कहीं भी हो, अमीरों को गरीबों के दुख की कोई परवाह नहीं होती। फिर वो तैयार हो जाता है, नए कपड़े पहन लेता है और काउंसिल हॉल की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में वो सोच रहा होता है, नहीं, शायद वो अलग है। काउंसिल हॉल के अंदर से आवाज आती है, उससे पहले जरा ये समझाओ, ये रूबी थी जो रीना से बात कर रही थी। तुम जिसे अजीरा रॉयल कैपिटल में होना चाहिए था, कैरोलाइन के इलाके में क्या कर रही हो? गुजरे हुए लॉर्ड और विच मैनेजमेंट एसोसिएशन के बीच हुए समझौते के मुताबिक तुम सिर्फ तभी कैरोलाइन के इलाके में वापस आ सकती हो जब तुम 18 साल की हो जाओ और अपने जादू को स्टेबिलिटी से कंट्रोल कर सको ताकि कोई तबाही न मचा दो। ये सुनकर सीपू अपने मन में सोचता है, तबाही मचाना? क्या इसी वजह से उसने कहा था कि वो गुनहगार है? आगे बोलती जा रही थी, जब तुम कुछ समझा नहीं रही हो तो इस इलाके और यहाँ के लोगों की भलाई के लिए अपनी लॉर्ड की जिम्मेदारी निभाओ और कल सुबह रॉयल कैपिटल के लिए निकल जाओ। तो रीना कहती है, मैं जाऊंगी, वापस जाऊंगी। लेकिन ये सुनते ही सीपू सोचता है, वापस जाना तो मौत को दावत देने जैसा है, या फिर एक के साथ एक फ्री, मेरा सिर भी मुफ्त में कट जाएगा। तभी वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और रूबी से कहता है, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉर्ड को इस इलाके और यहाँ के लोगों की खातिर मौत की सजा वाले जेल में बंद कर दिया गया था। फिर रीना कहती है, मैं रॉयल कैपिटल जाकर सब कुछ समझा दूंगी, लेकिन सूखे की समस्या को हल करने के बाद और अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के बाद। इस पर रूबी कहती है, मैंने अभी कहा ना, इस इलाके के शासन को बनाए रखना वो मिशन है जो तुम्हारी माँ ने मुझे सौंपा था। पानी बनाने के लिए बहुत ज्यादा जादू इस्तेमाल करने से विचेस की जादुई शक्ति कुछ समय के लिए कम हो जाएगी, जिससे हमारी लड़ने की ताकत में कमी आ जाएगी। मैं लोगों को बचाने की खातिर वाटर विचेस, पानी की जादूगरनियों का जादू खत्म नहीं कर सकती। फिर रीना कहती है, माँ, अगर माँ होती तो वो भी वाटर विचेस को इस मुसीबत में मदद करने देती। आखिरकार वो कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ती। तभी रूबी टोकते हुए कहती है, महल के खर्चे संभालना पहले से ही मुश्किल है, मुसीबत में मदद के लिए एक्स्ट्रा वाटर विचेस नहीं है। अलग अलग रीजन की विचेस की अपनी अपनी ड्यूटीज होती हैं, उन्हें बेवजह बुलाने से और बड़ी आफत आएगी। तभी हम देखते हैं कि चिएपू भी एक कुर्सी खींचकर बैठ जाता है और कहता है, हे, क्या मजेदार बात है, नहाने के लिए बाथ हाउस में इतना सारा पानी है, लेकिन उस पानी को लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सुनकर रूबी चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो कहती है, उनका अपना नसीब है। इधर रीना कंफ्यूज होकर कहती है, नसीब, बस इतना ही? वो सब लोगों को देखती है और कहती है, भले ही मेरा सारा जादू खत्म हो जाए, मैं कोशिश करना चाहती हूँ नसीब बदलने की। तभी रूबी चिल्लाकर कहती है, लेडी रेना, जिद मत कीजिए। लेकिन रीना उस पर ध्यान ही नहीं देती और बाहर देखती रहती है। तभी जीपू रेना से पूछता है, रीना, तुम्हारा जादू क्या वो बर्फ को कंट्रोल कर सकता है, हवा को कंट्रोल कर सकता है? तो आगे से रीना कहती है, विंड विचेस तो बहुत हैं, आइस विचेस बहुत कम होती हैं। ये सुनकर जीपू कहता है, तो तुम्हारे पास दोनों हैं। और तभी वो रूबी की तरफ देखते हुए कहता है, इसका नाम क्या है? रूबी, है ना? जहां तक मैंने सुना, तुम इसलिए परेशान हो कि अगर वाटर विचेस को पानी बनाने में लगा दिया तो दुश्मनों को हमला करने का मौका मिल जाएगा। और तुम ये भी सोच रही हो कि अगर सारी विचेस पानी बनाने चली भी गई तो भी पानी की कमी पूरी नहीं होगी। रूबी जवाब देती है, लेडी रेना, एक इलाके को संभालना इतना आसान नहीं है। वाटर विचेस बिना इजाजत के अपनी जगह नहीं छोड़ सकती। जीपू आगे से कहता है, अगर तुम वाटर विचेस का इस्तेमाल नहीं करोगी तो फिर विंड विचेस और आइस विचेस का इस्तेमाल करो। हवा और बर्फ और उसके साथ थोड़ी सी साइंस सूखे की समस्या को हल कर सकती है। तो रेना पूछती है, क्या साइंस भी पूरे कैरोलाइन के सूखे को मिटा सकती है? सीपू जवाब देता है, सही जवाब। इधर रूबी उन दोनों को देखते हुए मन में सोच रही होती है, लेडी रेना एक आदमी की ऐसी बड़ी बड़ी बातों पर यकीन कर रही हैं। कुछ समय बीत जाता है। एक लड़की उस मोटे आदमी को जंजीरों में जकड़ कर ला रही थी और कह रही थी, मैंने सुना कि वो लॉर्ड जो रॉयल कैपिटल में होनी चाहिए थी वापस आ गई हैं। वो आगे आते हुए कहती है, फानो मर्चेंट गिल्ड की वाइस प्रेसिडेंट मेरिडा माफी मांगने आई है। वो वापस वही बात दोहराती है, फानो मर्चेंट गिल्ड की वाइस प्रेसिडेंट मेरिडा माफी मांगने आई है। तभी वो मोटा आदमी एक लाइसेंस आगे करते हुए शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, मैं फानो मर्चेंट गिल्ड का एक व्यापारी हूँ। मैंने पहले लॉर्ड का अपमान किया था और अब प्रेसिडेंट के साथ माफी मांगने आया हूँ। मैं अपनी मर्जी से यह लाइसेंस वापस करता हूँ और सारी वाटर विचेस को कैरोलाइन से ले जाऊंगा और अब पानी नहीं बेचूंगा। इधर रूबी चुपचाप ये सब सुन रही होती है। जीपू उन दोनों को चालाक लोमड़ी की तरह देखता है और सोचता है, बात तो माफी मांगने की कर रहे हैं, लेकिन असल में ये झगड़ा करने आए हैं। ये लोग वाटर विचेस को ले जाने की धमकी देकर और ज्यादा फायदे की कोई बड़ी डिमांड करना चाहते हैं, है ना? तभी रेना उस मोटे आदमी के पास जाती है
और कहती है, अनजाने में हुई गलती गुनाह नहीं होती, कृपया वाटर विचेस को यहीं रहने दीजिए। ये सुनकर मोटे को भी पसीना आ जाता है। वो उस लड़की मेरिडा की तरफ देखता है तो उसकी भी हालत वैसी ही थी। फिर वो लड़की मोटे से कहती है, लेडी रेना कितनी दयालु हैं, तो फिर लाइसेंस रख लो। इधर रूबी राहत की सांस लेती है, लेकिन फिर आगे से वो लड़की कहती है, पर गुनाह की सजा तो मिलनी चाहिए। जब यह आया था तो इसने जिद की थी कि अगर लाइसेंस वापस न भी लिया गया तो भी वह खुद को सजा देने के लिए वाटर विचेस को ले जाएगा। ये सुनने के बाद रूबी चिल्ला कर कहती है, जब लेडी रेना कह रही है कोई सजा नहीं, तो फिर सजा की कोई जरूरत नहीं है, वाटर विचेस यहीं रुकेंगी, अब और बहस नहीं। तभी वो लड़की कहती है, अभी अभी बाहर मैंने सुना कि लेडी रेना और ये विंड विचेस और आइस विचेस का इस्तेमाल करके सूखे को मिटाना चाहते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, कैरोलाइन में विंड विचेस तो बहुत हैं, लेकिन आइस विच सिर्फ एक है, और वो भी फर्स्ट ईयर, सबसे कमजोर है। फिर वो मोटे की तरफ देखती है और कहती है, इत्तेफाक से इकलौती फोर्थ टीयर सबसे ताकतवर आइस विच फानो मर्चेंट गिल्ड के पास है। वो आगे कहती है, अगर लेडी रेना को ऐतराज ना हो तो मैं उसके गुनाहों के बदले में अपनी तरफ से सजा भुगतती हूँ। मैं आपको वो फोर्थ टीयर आइस विच और कुछ विंड विचेस आपके इस्तेमाल के लिए उधार देती हूँ, कैसा रहेगा? तभी रीना कहती है, क्या ये ठीक रहेगा? शेफू मन में सोचता है, बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि ये उन्हें मुफ्त में नहीं देगी। और फिर आगे वो लड़की मेरिडा कहती है, एक फोर्थ टीयर आइस विच की सैलरी सस्ती नहीं होती। अगर सूखे के दौरान हमारा गिल्ड कैरोलाइन में अपने सारे व्यापार की कीमतें अपनी मर्जी से तय कर सके तो मेरे ख्याल से ये मंजूर किया जा सकता है। तभी रूबी हाथ पटकते हुए चिल्लाती है, कोई जरूरत नहीं, आइस विचेस और विंड विचेस का इस्तेमाल करके सूखे को मिटाना सिर्फ एक कल्पना है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही रेना कह देती है, मंजूर है। पीछे से रूबी कहती है, लेकिन लेडी रेना। तभी दोनों मेरिडा और मोटा आदमी रेना के सामने झुकते हैं और लड़की कहती है, लेडी रेना वाकई अपने लोगों की परवाह करती हैं, मैं वापस जाकर इंतजाम करती हूँ और एक अलग से वर्कशॉप भी दूंगी। और मन में सोचती है, ये लोग जल्द ही मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आएंगे। जब ऐसा होगा तो बात सिर्फ कीमतें तय करने तक नहीं रहेगी। वो रेना के पास जाकर कहती है, ओह हाँ, बेहतर होगा आप जल्दी करें। और बताती है, मैंने सुना है रॉयल कैपिटल से कोई लेडी सीआईए आपका पीछा करते हुए यहाँ आ रही है। तभी सीन लेडी सीआईए की तरफ शिफ्ट होता है और वो कह रही होती है, तो ये वो जगह है जहाँ तुम बड़ी हुई हो रीना, मैं वाकई तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और इधर रीना शीपू का हाथ पकड़ के बोलती है, चलो ना जल्दी। पर अपना हीरो चीपू उसे रोक लेता है और कहता है, अरे रुको, उससे पहले क्या तुम मुझे अपने विच नॉलेज के बारे में ठीक से नहीं समझाओगी? ये फर्स्ट टीयर फोर्थ टीयर क्या चीज है? वो और पूछता है, और तुम्हें हवा और बर्फ के मैजिक के लिए दो अलग अलग विच चाहिए, मतलब क्या एक विच को बस एक ही टाइप का मैजिक आता है? तो रीना उसको एक्सप्लेन करती है, विचेस के टोटल 9 रैंक होते हैं, 1 to 9। रैंक जितना हाई विच उतनी पावरफुल, और टेस्ट देकर एडवांस कर सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एल्केमी वर्कशॉप पे, मतलब जहां ये केमिकल वगैरह का काम करते हैं। दोनों जैसे ही अंदर घुसते हैं पूरी जगह धूल ही धूल, एकदम कबाड़ खाना लग रहा था। तो रीना ने अपने हवा के मैजिक से फटाक से झाड़ू पोछा उठाया और सफाई शुरू कर दी, और साथ में बोली, ज्यादातर विचेस को सिर्फ एक ही टाइप का मैजिक आता है, बट मैं 5 जानती हूँ, बस आइस मैजिक को छोड़कर। और फिर एक बड़ा रिवील करती है, ओह और हाँ, मैं 9th टीयर हूँ। देखते ही देखते पूरी जगह को ऑल नीट एंड टाइडी बना देती है। ये सब देख के जीपू बोलता है, यार तुम तो कोई दूसरी दुनिया की जीनियस लगती हो, पर ये बताओ तुम हर बार मैजिक यूज करके फेंट क्यों हो जाती हो? रीना बताती है, मैजिक पावर एकदम से खत्म हो जाती है ना, इसलिए बेहोश हो जाती हूँ। अब जीपू को प्लान समझ आता है। वो कहता है, मैं तो पहले से टेंशन में था कि ये नाइट्रोजन बनाने वाला डिवाइस बनाने के लिए बंदा कहाँ से लाऊं। चलो छोटी जीनियस, अब तुम्हारे फायर मैजिक से द विचेस एल्केमिस्ट वर्कशॉप वाला गेम खेलते हैं। रीना उसकी बात मानती है और फायर मैजिक यूज करते हुए पूछती है, लाइक दिस? ऐसे? जीपू गाइड करता है, यस, जस्ट लाइक दैट, बस फोर्स पे ध्यान दो, मेक श्योर टू रेस्ट, आराम भी करो। रीना और दम लगाने लगती है और उसकी हेल्थ 66% पे आ जाती है। जीपू टेंशन में आ जाता है, डोंट पुश योर सेल्फ टू हार्ड, ज्यादा जोर मत लगाओ, फिर से फेंट हो जाओगी। और तभी उनका एल्केमी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। जीपू एकदम खुश होकर चिल्लाता है, हा, मानना पड़ेगा, मैजिक तो काफी यूजफुल चीज है। और इस बार प्यार से रीना का सर थपथपाता है और कहता है, लेडी लॉर्ड इज सो अमेजिंग, सो ग्रेट। और अपने मन में सोचता है, चलो अब तुम भी एक्सपीरियंस करो कि पपी जैसा ट्रीट होना कैसा लगता है। लेकिन भाई रीना को तो फुल मजा आ रहा था। फिर सीपू कहता है,
बस ये डिवाइस रेडी है और वो दो विचेस आते ही हम आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए लिक्विड नाइट्रोजन बनाना स्टार्ट कर देंगे। और लो, नाम लिया और शैतान हाजिर। मेरिडा की भेजी हुई दो विचेस एंट्री मारती हैं। एक जम्हाई लेते हुए बोलती है, हमें लेडी मेरिडा ने भेजा है। मैं हूं विंड विच फ्लोरो। दूसरी वाली बोलती है, और मैं आइस विच गिनलिस। रीना उन दोनों को जीपू की तरफ इशारा करके ऑर्डर देती है, मेरे समंड बीस्ट के साथ आराम से कोऑपरेट करना। शेपू सुन के चिढ़ जाता है, कितनी बार बोला है मैं बीस्ट वीस्ट नहीं हूं। दोनों नई विचेस कंफ्यूज हो जाती हैं। हमें तो लेडी रीना की बात माननी है ना। तभी फ्लोरो शीपू की तरफ उंगली करके बोलती है, बट ये आदमी। जीपू बीच में बोलता है, तुम किसका ऑर्डर मानती हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें विंड मैजिक से एयर को कंप्रेस करना है, आइस मैजिक से गैस को लिक्विफाई करना है, और फिर इस डिवाइस से आर्टिफिशियल रेनफॉल करके सूखे का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जीपू की बात सुनकर फ्लोरो के तो होश उड़ जाते हैं। तुम चाहते हो हम सूखा खत्म करें? गिनलिस भी शॉक में बोलती है, तुम्हारा मतलब इस चीज से? ये तो कबाड़ जैसा लग रहा है, कोई मैजिक टूल थोड़ी है। जीपू फुल कॉन्फिडेंस में कहता है, दैट्स राइट, बिल्कुल इसी से। उन दोनों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फ्लोरो मन ही मन सोचती है, छोड़ो यार, इस आदमी को मैजिक के बारे में क्या ही पता होगा। चुपचाप काम करने की एक्टिंग करते हैं और अपनी सैलरी लेके निकलते हैं। शेपू उस डिवाइस की तरफ पॉइंट करके कहता है, इसको कहते हैं प्रेशर गेज, ये प्रेशर बताता है। लेकिन फ्लोरो तो अलग ही एटीट्यूड में थी। वो मन में कहती है, प्रेशर? इसके लिए गेज की क्या नीड है? आंखों से नहीं दिखता क्या? ब्लाइंड हो? शेपू आगे बोलता है, मिस फ्लोरो प्लीज अपने विंड मैजिक से इस टैंक में हवा भरो जब तक ये नीडल 15 तक न पहुंच जाए। फ्लोरो मन मार के काम शुरू करती है। अभी तो काम स्टार्ट किया है और अभी से टास्क दे दिया। वह अपनी विंड मैजिक का यूज करती है, लेकिन एकदम टायर्ड स्टाइल में। शेपू उसे चीयर करने की ट्राई करता है, मिस फ्लोरो जब नीडल 15 पे आ जाएगा तो तुम रेस्ट कर सकती हो, थोड़ी और पावर लगाओ। वह पावर तो लगाती है, लेकिन प्रेशर गेज की नीडल 4 से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। 15 पे पहुंचते ही तुम्हारा काम फिनिश। लेकिन फ्लोरो थक कर हांफने लगती है। 5 पस्काल भी नहीं हुआ। क्या यही एक 4th टियर विच की स्ट्रेंथ है? तुम तो एयर को कंप्रेस भी नहीं कर पा रही हो। ये सुनकर फ्लोरो का टेम्पर हाई हो जाता है। वो चिल्लाती है, किसको लुक डाउन कर रहे हो? 4th टियर विंड विचेस में मैं एक बिग नेम हूं। अकेली मैं हूं जिसने एडवांसमेंट एग्जाम दिया है। तुम्हारे जैसा आदमी क्या जाने, बस हवा पंप करने से ये 15 तक पहुंच जाएगा। मुझे लगता है तुम अपनी बड़ी बड़ी बातों से बैक आउट कर रहे हो और इंटेंशनली ये ब्रोकन डिवाइस बनाया है ताकि ब्लेम मुझ पर डाल सको। तभी अचानक हम देखते हैं पॉइंटर 0 से फुल हो जाता है। रेना आगे आती है और बोलती है, ऐसे इज दिस ओके? और पलक झपकते ही अपने विंड मैजिक से उस गेज की नीडल को सीधा ऊपर पहुंचा देती है। जीपू खुश होकर थम्स अप दिखाता है, लेडी रेना यूर अमेजिंग, इनक्रेडिबल। वो कहती है, मैं जो 5 टाइप्स के मैजिक जानती हूं उनमें से एक विंड भी है। ये देखकर फ्लोरो तो टोटली शॉक हो जाती है। वो घुटनों पर बैठ जाती है। मेरी इतनी हार्डवर्क वाली रिसर्च भी उनके एक झटके के इक्वल नहीं। गिनलिस उसे संभालते हुए कहती है, लेडी रेना एक जीनियस है। टैलेंट के आगे एफर्ट वर्थलेस है। तुम्हें डिस्करेज्ड फील करने की नीड नहीं है सीनियर। जीपू नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, चलो अब नाइट्रोजन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया है। वो नाइट्रोजन को एक कंटेनर में डालता है और गिनलिस की तरफ मुड़ता है, मिस गिनलिस अब तुम्हारी टर्न। अपने आइस मैजिक से इसके अंदर की चीज को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दो, मतलब वाटर लाइक बना दो। गिनलिस हैरानी से पूछती है, इसके अंदर कुछ है? जीपू एक्सप्लेन करता है, इसमें एक इनविजिबल इंटेंजिबल ओडरलेस गैस है जिसे नाइट्रोजन कहते हैं। ये 395 डिग्री सी पर लिक्विफाई हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में, मुझे बस तुम्हारे आइस मैजिक से इसके अंदर के नाइट्रोजन को फ्रीज करना है। गिनलिस अभी भी सोच में थी। जमीन पर बैठी फ्लोरो उसे वार्न करती है, सिली मत बनना, मेरी तरह अपनी सारी मैजिक पावर एग्जॉस्ट मत कर देना। ये आदमी इंटेंशनली हमारे लिए चीजें डिफिकल्ट बना रहा है। तब गिनलिस कहती है, पर इसने कहा था कि ये ड्राउट सॉल्व करना चाहता है और ये मेरा फर्स्ट जॉब है। गिनलिस खुद को हिम्मत देती है, मैं कोशिश करना चाहती हूँ अपनी पूरी ताकत से। लेकिन अगले ही पल उसके मन में डर बैठ जाता है। काम कितना स्केरी है। जीपू जो उनकी तरफ देख रहा था और बोलता है, एक 4th टियर आइस विच नाइट्रोजन को लिक्विफाई नहीं कर सकती। थोड़ा इम्पेशेंट होकर सोचता है, अगर लिक्विड नाइट्रोजन नहीं तो आर्टिफिशियल रेनफॉल भी नहीं। ये सुनकर गिनलिस प्रेशर में आ जाती है। वो जोश में चिल्लाती है, आई कैन। लेकिन तुरंत ही उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो रोती हुई सूरत बनाकर कहती है, आई कैंट। गिनलिस आई कैन, आई कैंट के लूप में फंस जाती है। ये देखकर फ्लोरो को गुस्सा आ जाता है। वो गिनलिस को उठाती है और सीप ऊपर चिल्लाती है, देखो तुमने मेरी साथी का क्या हाल कर दिया है। हम आज की शिफ्ट कंटिन्यू नहीं कर सकते। चलो हम घर जा रहे हैं। और दोनों वहां से निकल जाती हैं। तभी रीना उसके पास आती है और एक ग्लास पानी देते हुए कहती है, थैंक यू तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए। वो थोड़ा उदास होकर बोलता है, सारा काम तो तुम दोनों ने किया,
मैंने तो बस थ्योरी दी थी और कुछ नहीं किया, और लगता है मैंने उन्हें अपसेट कर दिया। रीना उसका सर सहलाते हुए कहती है, जिन लोगों को तुम समझ नहीं पाते उन्हें अपसेट करना नॉर्मल है। जीपू मन में सोचता है, फिर से मुझे पपी जैसा ट्रीट कर रही है। अचानक जीपू की नजर एक किताब पर पड़ती है। चश्मिश मतलब गिनलिस की बुक यहीं रह गई। वो बुक खोलता है और उसके अंदर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक और मैथ्स के फॉर्मूला देखकर शॉक हो जाता है। उसे समझ आता है, तो तुम्हारे जादू का असली मतलब है मैटर को डीकंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट करना। ये रियलाइजेशन आते ही वो जोश में पानी का पूरा ग्लास गटक जाता है। वो रीना की तरफ मुड़कर बोलता है, रीना आई हैव अ प्लान। रीना ये देखकर ब्लश करने लगती है और सोचती है, ये तो मेरा यूज किया हुआ कप था। अगले दिन सीन बदलता है। रीना की मदद से अब वर्कशॉप में वैसी 4 मशीनें खड़ी थीं। रीना जीपू का पसीना पोंछते हुए कहती है, तुमने बहुत मेहनत की। जीपू जवाब देता है, तुमने मैजिक से ये 4 मशीनें बनाई, हार्डवर्क तो तुमने किया है। तभी फ्लोरो और गिनलिस वापस आती हैं। उन्हें देखते ही जीपू फुल कॉन्फिडेंस से गिनलिस को कहता है, मिस गिनलिस, मुझे पता है कि तुमसे नाइट्रोजन को लिक्विड में कैसे फ्रीज करवाना है। हाँ, फ्लोरो ताना मारती है, एक आदमी जिसे मैजिक यूज करना नहीं आता वो एक विच को सिखाएगा कि मैजिक कैसे यूज करें, और वो भी आइस मैजिक जो लेडी रीना ने भी मास्टर नहीं किया। तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम पर हंसेंगे? जीपू शांति से जवाब देता है, शायद तुम्हें बिलीव ना हो बट एक्चुअली मैं भी थोड़ा आइस मैजिक यूज कर सकता हूँ। गिनलिस उसकी तरफ देखती है और मुझे तो कोई आइस मैजिक पावर डिटेक्ट नहीं हो रही। जीपू टेबल पर 2 बर्तन रखता है और कहता है, अब ध्यान से देखो, अब एक मिरेकल देखने का टाइम है। सॉल्ट पीटर आइस मेकिंग। शेपू एक बड़े बर्तन में पानी लेता है और उसके अंदर एक छोटा कंटेनर रख देता है। फिर वो उसमें सॉल्ट पीटर मिलाता है और बर्तन को ढक देता है। वो एक्सप्लेन करता है, लकीली सॉल्ट पीटर पुराने घरों की दीवारों के कोनों से मिल जाता है और थोड़ी सफाई के बाद उसे यूज कर सकते हैं। गिनलिस को अचानक ठंड लगने लगती है। अजीब है, ठंडा लग रहा है? सीपू मुस्कुराते हुए कहता है, सॉल्ट पीटर पानी के कांटेक्ट में आते ही ठंडा हो जाता है और हीट अब्सॉर्ब करता है। इससे बस छोटे कैन से कंटिन्यूअसली हीट अब्सॉर्ब करनी है और पानी बर्फ बन जाएगा। वो ढक्कन हटाता है और अंदर एक सॉलिड आइस क्यूब तैयार मिलता है। दोनों विचेस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सीपू आइस क्यूब उठाकर कहता है, तो जिसे तुम लोग आइस मैजिक कहते हो उसका असली मतलब है हीट अब्सॉर्प्शन एंड रिलीज। वो आइस क्यूब गिनलिस को देकर कहता है, ये लो, थोड़ा कूल डाउन करो। गिनलिस हैरानी से बड़बड़ाती है, हीट अब्सॉर्प्शन एंड रिलीज। उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो जोश में आ जाती है और जीपू को कहती है, लॉर्ड समंड बीस्ट, प्लीज मुझे कमांड दीजिए। जीपू चिढ़कर बोलता है, क्या समंड बीस्ट? मेरा नाम जीपू है। फिर वो समझाता है, रीना ने बताया था कि तुम्हारा मैजिक बस आइस कोन्स और स्नो तक ही है। ये असल में हवा में मौजूद वाटर वेपर से हीट रिलीज करवा के उसे मनचाहे फॉर्म में कंडेंस करना है। तो तुम्हारे मैजिक का मेन पॉइंट है ऑब्जेक्ट से हीट रिलीज करवाना। जीपू उसे गाइड करता है, अब बस इमेजिन करो कि ये बॉटल खाली नहीं है, इसमें नाइट्रोजन नाम की गैस है, और अपने मैजिक से उसकी हीट रिलीज करो, उसे ठंडा करो, और ठंडा, सबसे ठंडा। गिनलिस आंखें बंद करके कंसंट्रेट करती है और वो सफल हो जाती है। मैंने कर दिखाया। ये देखकर फ्लोरो, जो अब तक साइड में खड़ी थी, शर्माते हुए आगे आती है। लॉर्ड समंड बीस्ट, मैं भी काम करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? सीन शिफ्ट होता है। रात में जीपू और रीना बिल्डिंग की छत पर बैठे हैं। उनके पास लिक्विड नाइट्रोजन रेडी है। जीपू कहता है, बस अब इस लिक्विड नाइट्रोजन को आसमान में ऊपर भेजकर डेटोनेट करना है और बारिश हो जाएगी। रीना कहती है, मैं टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकती हूँ। जीपू उससे चिंता से कहता है, तुम्हें पहले आराम करना चाहिए। मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारा मैजिक सिर्फ माना नहीं, तुम्हारी हेल्थ भी खाता है। ऐसा ना हो कि ऊपर टेलीपोर्ट करने से पहले ही फेंट हो जाओ। रीना कहती है, ये सब सोचने का टाइम नहीं है। लॉर्ड होने के नाते मैं भी अपनी माँ की तरह अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। सीपू उसे समझाता है, तो गलती से बचने के लिए तुम्हें आराम करना चाहिए। वैसे भी टेलीपोर्टेशन मैजिक में बहुत माना लगता है ना। रीना उसकी बात मान जाती है और यस रेस्ट कहकर उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है। जीपू हैरान रह जाता है, ऐसी जगह पर डायरेक्ट सो गई। वो उसे गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। जैसे ही वो जाने लगता है, रीना नींद में उसे गले लगा लेती है और बड़बड़ाने लगती है, डोंट लीव मी। जीपू का चेहरा लाल हो जाता है। तभी रीना कहती है, मॉम। जीपू शॉक में हाँ बोलता है। तभी एक लेडी नाइट कमरे में दौड़ते हुए आती है। लेडी रेना, लेडी रेना। रीना हड़बड़ाकर उठ जाती है। नाइट बुरी खबर देती है, लेडी रेना, बहुत सारे रेफ्यूजीज पानी के लिए कासल में घुस आए हैं। वो आगे बताती है, वो चिल्ला रहे थे कि आपके आने की वजह से कैरोलाइन में सूखा पड़ा है। वो कैलामिटी विच को कैरोलाइन से निकालने की मांग कर रहे हैं। बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं।
वो लेडी शीना की सक्सेसर बनने के लायक नहीं है। रीना खिड़की से बाहर देखती है जहां लोगों की बड़ी भीड़ जमा थी। उस बड़ी भीड़ को देखती है और उनके गुस्से को फील करके सहमी जाती है। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं जब उसकी माँ शहर को अजीब से मॉन्स्टर या अजीब से क्रीचर से बचा रही थी। बाहर से आती लोगों की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। कैलेमिटी विच, कैरोलाइन से बाहर निकलो। लोगों के ताने उसके दिमाग में तीर की तरह चुभते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही उस मुसीबत को खींच कर लाई हो। तभी उसके दिमाग में सीपू के शब्द गूंजते हैं जो उसे हिम्मत देते हैं। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से किसी एक इंसान के कारण सूखा पड़ना इम्पॉसिबल है। याद रखो, तुम कैलेमिटी विच नहीं हो, तुम वो विच हो जो इस मुसीबत को खत्म करेगी। मैं जहां से आया हूं वहां कोई भी पैदाइशी गुनहगार नहीं होता, इसलिए ऐसी अनसाइंटिफिक बातें मत करो मिस प्रिजनर। इस बीच कासल के बाहर हालात बिगड़ जाते हैं। भीड़ दरवाजे पीटते हुए चिल्ला रही थी, दरवाजे खोलो, दरवाजे खोलो, खोलो दरवाजे, तुम खून चूसने वाले जानवरों। तभी रूबी 2 गार्ड्स के साथ उनके सामने आती है और सख्ती से कहती है, जो कोई भी लॉर्ड के कास्टल में जबरदस्ती घुसेगा उसे कानून के मुताबिक मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन भीड़ उसकी धमकी से नहीं डरती। हम पहले से ही मर रहे हैं और तुम हमें मौत से डरा रही हो। और तभी वह लोग गेट तोड़ के अंदर आ जाते हैं। भीड़ और गुस्सैल हो जाती है। हमला करो, मार डालो इन अमीरजादों को, आखिरी दम तक लड़ेंगे। गार्ड्स अलर्ट कहते हुए तैयार हो जाते हैं। इससे पहले कि मामला और बिगड़ता, जीपू और रीना वहां पहुंच जाते हैं। आम लोगों को चोट मत पहुंचाना। उसे देखते ही एक बुजुर्ग औरत रीना की तरफ इशारा करके चिल्लाती है, ये रही कैलेमिटी विच, नाटक बंद करो, तुम्हारे वापस आने की वजह से ही कैरोलाइन में यह सूखा पड़ा है। एक तो रीना के ऊपर पत्थर भी मार देता है और सीपू उसे संभालता है। एक और आदमी चिल्लाता है, बिल्कुल सही, तुम्हारी वजह से ही लेडी सीना जल्दी मर गई। भीड़ गुस्से में आकर पत्थर मारते हुए चिल्लाने लगी। पूरी भीड़ एक साथ नारे लगाने लगती है, कैलेमिटी विच, कैरोलाइन से बाहर निकलो, दफा हो जाओ। तभी जीपू जोर से चिल्लाता है, तुम सब रुक जाओ। वह पूरे कॉन्फिडेंस से ऐलान करता है, मैं वादा करता हूं कल बारिश होगी। फिर वह धमकी भरे अंदाज में कहता है, लेकिन अगर किसी ने भी लॉर्ड को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो उम्मीद की यह रोशनी इंसाफ की आग में बदल जाएगी। अचानक एक आदमी के हाथ की मशाल जोर से भड़क उठती है और वह चीखता है, वाओ गरम। बुजुर्ग औरत गुस्से में चीपू पर चिल्लाती है, तुम एक बिना जादू वाले आदमी यहाँ ऐसी अफवाहें फैलाने और बेकार की बातें करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो। और तभी लोग सीपू पर पत्थर बरसाने लगते हैं। झूठा, बेवकूफ, मार डालो इसे। इससे पहले कि भीड़ जीपू पर हमला करती, रीना हवा में ऊपर उठ जाती है। उसके चारों तरफ जादुई रोशनी चमकने लगती है। तभी रीना नीचे आती है और कहती है, अगर कल बारिश नहीं हुई तो यह और मैं, हम दोनों साथ में सूली पर चढ़ जाएंगे। ये सुनकर सीपू मन में सोचता है, खुद तो मरने जा रही हो, मुझे क्यों साथ में घसीट रही हो। नेक्स्ट सीन में एक प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहां पर नाइट्रोजन गैस की बॉटल्स रखी होती हैं। तभी फ्लोरो कहती है, 5 बोतल लिक्विड नाइट्रोजन को आसमान में इतनी ऊंचाई तक भेजना, चाहे टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल ही क्यों ना यूज किया हो, फिर भी बहुत ज्यादा मैजिक पावर खर्च होती है। और गिनलिस कहती है, सिर्फ लेडी रीना जैसे जीनियस ही इतनी हैवी मैजिक कंजम्पशन हैंडल कर सकते हैं। तभी वहां पर कोई उधर आती है और रीना का नाम लेती है। तभी पता चलता है कि ये तो शिया है। रीना शिया को देखकर कहती है, तुम मुझे गिरफ्तार करने ही तो आई हो, है ना? सही पकड़ी। उसके बाद रीना पीछे देखती है और कहती है, लेकिन मैं कैलेमिटी विच नहीं हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। शिया गुस्से में बोलती है, मुझे पता था तुम उस अपने प्यारे पालतू की वजह से बिगड़ जाओगी, लेकिन अब भी वक्त है, चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना जिस जिस पर तुमने भरोसा किया है वो सब तबाह कर दिए जाएंगे। और उसी पल चारों तरफ आग लग जाती है और वो कहती है, कम विथ मी रीना, वरना तुम्हारी ये प्रेशियस बोतलें मैं बर्न करके एशेस बना दूंगी। वहां आग लग जाती है तो जीपू उसे बुझाने लगता है और शाउट करता है, लिक्विड नाइट्रोजन की बोतलें हाई टेम्परेचर से एक्सप्लोड हो सकती हैं, फायर को बोतलों से टच मत होने दो। तभी फ्लोरो कहती है, देखो मुझे, मैं हवा से आग को बुझाती हूँ। तभी गिनलिस कहती है, लेडी शिया एक 8 टियर विच है। और इधर फ्लोरो को आग घेर लेती है और वो चिल्लाने लगती है, एज एक्सपेक्टेड एक 8 टियर विच के फ्लेम्स को मेरा मैजिक नहीं बुझा सकता। अब मैं सिर्फ लेडी रीना के वाटर मैजिक पर ही रिलाई कर सकती हूँ। इधर रीना अपनी वाटर पावर जनरेट करती है और एक बड़ा सा वाटर बॉल बना लेती है। वो मन में सोचती है, अगर मैंने अभी वाटर मैजिक यूज किया तो टेलीपोर्ट करने के लिए मैजिक पावर इनफ नहीं होगी। लेकिन उधर से शिया अपनी फायर पावर और बढ़ाने लगती है और कहती है, मूव करने से पहले रेजिस्ट करने का सोचना भी मत, मैं गारंटी देती हूँ कि मैं अंदर मौजूद हर किसी को और हर चीज को बर्न कर दूंगी। और इधर जीपू को भी आग से प्रॉब्लम होने लगती है। उधर गिनलिस टेम्परेचर कंट्रोल करने में लगी होती है और बोल रही होती है, मेरा मैजिक ज्यादा नहीं बचा है, मैं ज्यादा देर तक लिक्विड नाइट्रोजन टैंक्स का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती। ये सब देखकर रीना अपनी आंखें बंद कर लेती है और सारे लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं, तुम बारिश होगी बोलकर हमें पीछे हटने के लिए बस ट्रिक कर रही थी, है ना? और वो छत पर जो क्रेजी वुमन है
उसे भी तुमने अपने साथ एक्ट करने के लिए ही बुलाया है, राइट? और इधर आग बढ़ने लगता है तो वो सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और तभी शिया कहती है, अगर और ज्यादा हेजिटेट किया तो फिर हम उन्हें भी ऐड कर लेंगे। कम ऑन, चूज करो। क्या तुम इन रेफ्यूजीज को छोड़ दोगी जो तुमसे हेट करते हैं और उन्हें वो सफरिंग दोगी जो वो सपोजिटली डिजर्व करते हैं? और अपना हाथ आगे करके कहती है, या फिर यू विल कम विथ मी। दूसरी तरफ रीना की आंखों के सामने ब्लैकआउट छा जाता है। वो लोग बस स्केयर्ड हैं क्योंकि वो हर्ट हैं और उसे अपनी माँ की बात याद आती है। उसकी माँ ने कहा था, तुम मेरी डॉटर हो, कैरोलाइन की फ्यूचर लॉर्ड, कोई कैलेमिटी विच नहीं, कैरोलाइन के पीपल, मैं उन्हें तुम्हारे हवाले करती हूँ। और तभी रीना डिसाइड करती है और आगे कहती है, आई विल गो विथ यू। और रूबी की बात भी याद करती है। उसने कहा था, कॉमन पीपल की अपनी फेट होती है। और फिर रीना अपना हाथ शिया की तरफ बढ़ाती है और कहती है, उनकी फेट आई विल री राइट इट, और उसके साथ हाथ मिला लेती है। ये देख के नीचे से सीपू चिल्लाता है, अगर तुम अभी चली गई तो उनकी फेट जरा भी चेंज नहीं होगी, उन्हें ट्रूथ नहीं पता और वो हमेशा इग्नोरेंस वाली फेट में ट्रैप्ड रहेंगे। ये बस एक मामूली सा फ्लेम है, देख मैं इसे कैसे एक्सटिंग्विश करता हूँ। तभी शिया सीपू को ऐसे करते देखकर उसे कहती है, ठीक है तो कोशिश कर लो। और मन में कहती है, कोशिश करके देख लो कि तुम बदल सकते हो या नहीं, उसकी किस्मत। और रीना भी चुपचाप देख रही होती है। तभी आगे से सीपू गिनलिस को कहता है, गिनलिस, क्या तुम्हें याद है कि आइस मैजिक की असली ताकत होती है हीट को अब्सॉर्ब और रिलीज करना? बॉटल की फिक्र छोड़ो, अपनी सारी ताकत जलती हुई जगह से हीट खींचने में लगाओ। तो गिनलिस कहती है, इससे आग बुझ सकती है। जीपू फिर फ्लोरो को भी इंस्ट्रक्ट करता है, फ्लोरो, हवा सिर्फ पहुंचाने का काम नहीं करती, उसे खींच भी सकती है। मुझे तुम्हारी विंड मैजिक चाहिए ताकि सारी हवा वहां से खींच सको। आग बुझाने के लिए हवा निकालनी पड़ती है। वो जोर से चिल्लाता है, क्विक। फिर गिनलिस और फ्लोरो दोनों अपनी अपनी मैजिक एक्टिवेट कर देते हैं। गिनलिस चिल्लाती है, आई डोंट केयर, जैसे तुम कह रहे हो मैं वैसे ही करूंगी। फ्लोरो भी चिल्लाती है, अगर मैं मर भी गई तो भूत बन के तुम्हारा पीछा करूंगी। जेपू चिल्लाता है, जल्दी करो, वो लोग टेलीपोर्ट करने ही वाले हैं। जैसे ही दोनों मैजिक लगाते हैं, सारी आग एकदम खींच जाती है और उसी पल शिया और रीना के पीछे जोरदार ब्लास्ट होता है। शिया पीछे मुड़कर देखती है और पूरी शॉक में बोलती है, वाह, हाउ इज दैट पॉसिबल? उधर हम देखते हैं गिनलिस को, जो हैरान होकर कह रही होती है, हमने सच में एक 8 टियर विच की आग बुझा दी। फ्लोरो तो रो रही होती है। उसी वक्त रीना सीधे टेलीपोर्ट हो जाती है शिया के पास से सीपू के सामने। उसके हाथ में होती हैं वही बॉटल्स। वो मुस्कुराकर कहती है, न्यू इट, तुम कर सकते थे। सीपू सीधा कहता है, अब खुद को साबित करो कि तुम कैलामिटी विच नहीं हो। रीना चारों बॉटल्स को ऊपर फेंक देती है और कहती है, मदर, आई कैन फाइनली, और अपनी मैजिक से उन्हें सीधा आसमान में भेज देती है। और उसी टाइम पे वो सारे बॉटल्स ब्लास्ट हो जाते हैं और सब जगह पर बहुत ज्यादा क्लाउड्स आने लगते हैं और तभी बारिश भी हो जाती है। तो शिया सरप्राइज थी और पानी को हाथ में लेते हुए कहती है, रियली, कर दिखाया। और रीना जीपू के गले लगे हुए उससे बोलती है, थैंक यू माई समन्ड बीस्ट। और जीपू ऊपर देखते हुए कहता है, वैसे क्या हम यह नाम चेंज कर सकते हैं? और रीना गले लगे हुए शर्मा रही थी। और तभी वो सारे लोग बारिश होता हुआ देखकर कहते हैं, बारिश, वो सच में बारिश ले आई। और एक बच्चा कहता है, वो कोई कैलामिटी विच नहीं बल्कि उम्मीद की विच है। अगला सीन, दूसरे दिन उनको पता चलता है कि बहुत सारे लोग एक साथ आए हैं। तो यह सुनकर सीपू चिल्लाता है, क्या वो रेफ्यूजीज फिर से कैसल के गेट पर जमा हो रहे हैं? और रीना के साथ दोनों बाहर जाने लगते हैं। बारिश तो हो चुकी है ना, ये लोग अब भी क्यों आ रहे हैं? और बाहर आ जाते हैं तो सारे लोग इनकी तरफ आने लगते हैं और कुछ बच्चे आगे आते हैं और कहते हैं, लेडी रेना, बारिश के लिए थैंक यू। तो रेना उन्हें देख रही होती है और तभी एक बच्चा रेना को फूलों का गुलदस्ता देता है और कहता है, पहले हमने आप पर पत्थर फेंके थे, वी आर सॉरी लेडी रेना। तो रेना वो गुलदस्ता ले लेती है और उसके सिर को सहलाती है और कहती है, कोई बात नहीं, चोट नहीं लगी। और तभी रीना बहुत सारे फ्लावर्स जमीन पर उगा देती है और कहती है, ये फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, मुझे ये बहुत पसंद आए। तो वो बच्चा देखता है और खुशी से कहता है, वाओ, ये लेडी रीना का मैजिक है। और तभी भीड़ के बीच में से फ्लोरो और गिनलिस आने लगते हैं और फ्लोरो कह रही होती है, हमें रास्ता दो लेडी रेना। लॉर्ड सीपू और पास आकर कहती है, ये प्रेसिडेंट मेरिडा का इनविटेशन है, उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कस करना है। तभी आगे से रूबी बताती है, लेडी रेना यहाँ की लॉर्ड हैं, अगर कुछ काम है तो उन्हें खुद यहाँ आना चाहिए। क्या फानो गिल्ड को इतने बेसिक एटिकेट्स भी नहीं पता? और तभी जीपू वो एनवेलप खोलने लगता है और कह रहा होता है, जब मिस मेरिडा ने विचेस को बोरो किया था, वो कह रही थी कि उसे ड्रॉट के टाइम कैरोलाइन में गिल्ड के सारे ट्रांजैक्शंस के लिए ऑटोनोमस प्राइसिंग राइट्स चाहिए थे। तो रीना कहती है, लेकिन ड्रॉट की प्रॉब्लम तो अब सॉल्व हो चुकी है।
तो आगे से सीपू कहता है, जब उन्होंने हमें इतने वार्मली इनवाइट किया है तो चलो एक लुक डालकर आते हैं। सीन फानो गिल्ड में शिफ्ट होता है। वहां शिया भी थी और ऊपर से उन्हें आते हुए देख रही होती है। तभी मेरिडा उन दोनों से कहती है, आप दोनों के प्रेजेंस से ये हम्बल सी जगह सच में इल्यूमिनेट हो गई है। तभी सीपू कहता है, मिस मेरिडा रेनफॉल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहती हैं और हमें नेचुरली हेल्प करके खुशी होगी। मिस मेरिडा ने हमें स्पेशली इनवाइट किया है, तो मैं प्रिज्यूम करता हूं कि उन्होंने हमें पे करने के लिए एक प्राइस रेडी रखा होगा। और फिर मेरिडा उन्हें कहती है, जैसा कि रेनफॉल टेक्नोलॉजी के इन्वेंटर से एक्सपेक्टेड था, मिस्टर जीपू सच में क्लेवर हैं, और उन्हें अंदर आने को कहती है। प्लीज आप दोनों। और वो एक बॉक्स दिखाती है और कहती है, इतना ग्रेट इन्वेंशन, अगर इसे मनी से मेजर किया जाए तो श्योरली आपको ये डिवैल्यूड ही फील होगा। और वो तीनों कुर्सी पर बैठे होते हैं और आगे मेरिडा कहती है, लेडी रीना अपने पास्ट सिंस के बोझ तले दबी हुई है। जहां तक मुझे पता है, विच मैनेजमेंट एसोसिएशन ने जिन लोगों को डिस्पैच किया है वो कैरोलिन के रास्ते में है और जल्द ही पहुंच जाएंगे। वैसे तो ये डिसरिस्पेक्टफुल है, पर मैं आपको ये रिमाइंड करने की हिम्मत कर रही हूं कि अगर अनफॉर्चुनेटली लेडी रीना के साथ कोई डिजास्टर होता है तो मिस्टर जीपू की भी डेथ पक्की है। और वो बॉक्स खोलती है और कहती है, और मेरे पास एक तरीका है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का। ये सुनते ही जीपू की आंखों में एक नई उम्मीद चमक जाती है। मतलब मैं अपनी जिंदगी वापस अपने हाथ में ले सकता हूँ? मेरिडा उसकी एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुराती है और कहती है, बिल्कुल, बस इतना है कि ये आइटम इस वक्त कैरोलाइन में नहीं है, तो मैं सिर्फ इसका फोटो ही दिखा सकती हूँ। तभी रैना गंभीर होकर पूछती है, कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व होने के बाद समन्ड बीस्ट, क्या तुम वापस अपनी समनिंग से पहले वाली अवस्था में लौट जाओगे? फिर उसे खुद ही समझ आता है और वो डर के साथ सोचता है, हाँ, अगर मैं वापस समनिंग से पहले के फॉर्म में गया तो मैं तो सिर्फ मीट चंक्स का ढेर बन जाऊंगा। फिर जिंदगी का क्या? मेरिडा कामली उसे समझाती है, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो बॉन्ड बना है उसे तोड़ता है। आखिर मैं भी नहीं चाहती कि मिस्टर सीपू जैसे टैलेंटेड इंसान अपनी पुरानी दुनिया में वापस चले जाएं। ये सुनकर जीपू का रिएक्शन आता है, हाँ, वो बिल्कुल शॉक में रह जाता है। दूसरी तरफ रीना का दिल कंफ्यूजन से भरा होता है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, इस थॉट से उसका दिल डूब जाता है। इसका मतलब वो मेरा नहीं रहेगा। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर थोड़ा रिलीफ आता है, लेकिन कम से कम उसे मेरी वजह से मरना तो नहीं पड़ेगा। तभी जीपू आगे बढ़कर रीना का हाथ पकड़ता है, कहता है, इस डील के बारे में मैं मिस मेरिडा से अकेले में बात करना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। अब रेना और शिया आमने सामने खड़ी होती हैं। शिया हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, सच में बारिश हो गई। फिर रेना को देखकर थोड़ा सार्केस्टिक अंदाज में बोलती है, तुम्हारा समन्ड बीस्ट सच में स्पेशल है, इतना स्पेशल कि इरिटेट करने लगा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शिया थोड़ा और पास आके धमकाती है, अगर तुम शुरू से ही चुपचाप मेरे साथ चलती तो कम तकलीफ होती। लेकिन अब विच ऑफ जजमेंट, एवेलिन आ रही है। एवेलिन का नाम सुनते ही रीना एकदम शॉक्ड हो जाती है। एवेलिन टीचर? शिया ठंडी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, तुम जानती हो ना, वो हेरेटिक्स पे बिल्कुल भी दया नहीं दिखाती, और खासकर कैलामिटी विचेस पे तो बिल्कुल भी नहीं। रेना घबराकर बोलती है, नहीं, मैं नहीं हूँ। फिर थोड़ी हिम्मत दिखाकर कहती है, पप ने कहा था मैं कैलामिटी विच नहीं। और तभी वहां शेपू आ जाता है तो रीना धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। पीछे से शिया ठंडी आवाज में कहती है, अगर तुम्हारा समन बीस्ट जानता कि तुमने क्या किया है, तब भी क्या तुम इतनी हिम्मत से खड़ी हो पाती और कह पाती कि तुम कैलामिटी विच नहीं हो? रेना की आंखों में अब डर साफ दिखने लगता है। सीन शिफ्ट, रेना और सीपू फानो चेंबर ऑफ कॉमर्स से बाहर आ जाते हैं। रेना के दिमाग में शिया की ही बातें चल रही होती हैं। सीपू रेना को उदास देखकर सोचता है, ये शायद उस विच मैनेजमेंट काउंसिल के बारे में चिंतित होगी जिसका जिक्र मेरिडा ने किया था। और सीपू रीना की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और उसका नाम पुकारता है। तभी रीना सीपू का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना है। अगले सीन में देखते हैं एक ग्रेवयार्ड का सीन, और रीना यही है वो जगह कहती है, और वो इसी कारण से यहाँ लौटना चाहती थी। और वो उस ग्रेव में कुछ फ्लावर्स रखती है और कहती है, माँ ने अपनी पूरी जिंदगी कैरोलाइन की हिफाजत में लगा दी, अपनी जान तक दांव पर लगा दी, लेकिन अब जब मैं वापस लौटी हूँ, कैरोलाइन के लोग बुरी तरह से तकलीफ में हैं। इसके बाद रीना पीछे घूमती है और प्यारी सी नजर से स्माइल के साथ सीपीयू को कहती है, थैंक यू सीपीयू, कैरोलिन को बचाने के लिए और मुझे भी बचाने के लिए। मुझे माँ से मिलने दिया। जब तक तुम हो कैरोलाइन सेफ रहेगा। चेपू उसे थोड़ा सा छेड़ता है, अगर तुम मुझे समन नहीं करती तो मैं मर चुका होता। वो बताता है कि मेरिडा के साथ उसका डील भी रेना की जिंदगी पे डिपेंडेंट है। फिर बोल्ड टोन में कहता है, कॉन्ट्रैक्ट मैं खुद तोड़ूंगा, तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ये सुन के रेना उसके गले लग जाती है। विस्पर करते हुए बोलती है, देन आई ट्रस्ट यू। जेपू के दिमाग में थॉट आता है, ये मेरी फ्यूचर मिलियनेयर सपोर्टर है। रेना शेपू के ऊपर ही सो जाती है और कुछ समय बाद सीपू उसे वहां से अपनी पीठ में सुलाकर ला रहा था तो एक बच्चा उन्हें देखकर अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, लॉर्ड अपनी समंड बीस्ट पे राइड कर रही है
और इधर सीपू मन में कहता है, क्या मैं कोई ह्यूमन बॉडी पिलो हूँ? ये बस मुझे पकड़ के सो गई। और उसी वक्त रास्ते में सीपू को गिनलिस और फ्लोरो दिख जाते हैं। जीपू उन दोनों से हैरानी से पूछता है, तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? फ्लोरो तो कुछ बोलती नहीं, बस चुप रहती है, लेकिन गिनलिस सीधा बोल देती है, हम फानो गिल्ड के साथ अपना कोऑपरेशन टर्मिनेट कर चुके हैं, अब हम उनके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेंगे। फ्लोरो भी सर हिला के हाँ करती है। ये सुन के जीपू शॉक हो जाता है। क्या क्या रीजन सैलरी कम होने का है? काम ज्यादा है या घर से दूरी? अरे ये सब तो डिस्कस किया जा सकता है। और अपने मन में कहता है, प्लीज क्विट मत करो, अभी तो एक ही बार बारिश हुई है, अभी भी बहुत सारा लिक्विड नाइट्रोजन बनाना बाकी है। तभी गिनलिस बोलती है, एक्चुअली फ्लोरो और मैं कोई गरीब नहीं है, बोलो तो हम दोनों काफी रिच हैं। फ्लोरो भी हंस के बोलती है, इसीलिए हम जब चाहे स्लैक कर सकते हैं, रैट रेस में फंसने की जरूरत नहीं है। उनकी बातें सुन के जीपू सोचता है, तो अब मुझे नए केपेबल विचेस ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन तभी गिनलिस कहती है, हमने गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए तोड़ा है क्योंकि हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं जीपू। ये सुन के जीपू बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। फिर गिनलिस थोड़ा टॉन्टिंग स्टाइल में कहती है, लेकिन लॉर्ड समंड बीस्ट के लिए हम फ्री में काम नहीं करेंगे। और वो लोग जीपू को पैसा देते हुए बोलती है, हम तुम्हें मंथली पेमेंट देंगे और हर 6 महीने में प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है। फ्लोरो भी मुस्कुराते हुए कहती है, बस एक ही रिक्वेस्ट है, तुम हमें अलाउ करो तुम्हारे लिए काम करने और हेल्प करो हमें अपने मैजिकल स्किल्स इंप्रूव करने में। उन दोनों को पैसा देते देख जीपू मन में सोचता है, ये क्या हो रहा है? ये पेड एम्प्लॉयमेंट है क्या? मैं तो सब देख चुका हूं इस लाइफ में। लेकिन सीपू पैसा लेने से मना कर देता है और डायरेक्टली कहता है, एक बार की बारिश ड्राउट सॉल्व करने के लिए काफी नहीं है, अभी भी काफी काम बाकी है। और मन में खुश होता है, फ्री लेबर गेट। दोनों विचेस खुश हो जाती हैं और फ्लोरो एक्साइटेड होके कहती है, हम डेफिनेटली बेस्ट काम करेंगे। तब जीपू बताता है, एक्चुअली मेरे पास एक प्लान है जिसमें रीना की टेलीपोर्टेशन मैजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम लोग उसके बारे में सुनना चाहोगे? गिनलिस और फ्लोरो दोनों एक साथ चिल्ला के कहती हैं, हम ओवर टाइम करना चाहते हैं, काम चाहिए, काम। नेक्स्ट डे सीन शिफ्ट और हम देखते हैं शिया को, जो उन 2 विचेस का वेट कर रही होती है जो आने वाली थीं, और वो बोल रही होती है, सिर्फ जजमेंट विच ही नहीं, बैटल विच टिरामू भी आ चुकी है और वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक गार्ड लीजन के साथ आई है। तभी ग्रैंड एंट्री होती है 2 पावरफुल विचेस की, बैटल विच टिरामू, विच ऑफ जजमेंट इवलिन। उन दोनों को देखते ही लोग एक्साइटेड होके चिल्लाते हैं, क्या ये गॉडेस ऑफ वॉर है? कितनी कूल लग रही है। कोई और कह देता है, थोड़ा चुप रहो। शिया आगे बढ़ती है और रिस्पेक्टफुली ग्रीट करती है। शिया आई है मास्टर एवेलिन का वेलकम करने। मास्टर एवेलिन ठंडे लेकिन इंटेंस टोन में कहती है, अजीरा किंगडम की मोस्ट इंटेलिजेंट और केपेबल थर्ड प्रिंसेस रीना को अरेस्ट भी नहीं कर पाई। शिया कामली जवाब देती है, रीना ने बारिश लाई, ड्राउट हटा दिया, इसलिए पब्लिक उसे अब कैलेमिटी विच नहीं मानती। अगर मैं उसे जबरदस्ती ले जाऊंगी तो रॉयल फैमिली की रेपुटेशन खतरे में पड़ दी जाएगी। और फिर याद दिलाती है, ब्यूरो ने 8 साल पहले क्लियरली बोला था, जब तक रीना खुद विलिंगली सरेंडर नहीं करती, कोई भी उसे ट्रूली कंट्रोल नहीं कर सकता। मास्टर एवलिन थोड़ी सार्कास्टिक टोन में पूछती है, एक बार की बारिश और वो कैलेमिटी विच नहीं रही? शिया तुरंत बोलती है, कम से कम इतना तो पक्का है कि अब उसे कैलेमिटी के नाम पे उठाया नहीं जा सकता। फिर मास्टर एवलिन सीधा जजमेंट सुनाती है, हेरेटिक्स को पनिश करना जरूरी है ताकि लोगों का भरोसा बरकरार रहे, इसीलिए मैंने टिरामू को साथ लाया है। शिया रिस्पेक्टफुली पीछे हटती है और कहती है, यहां से आगे सब कुछ आपके हवाले है मास्टर। उसी बीच दूसरी जगह लोग बारिश का जश्न मना रहे थे। वो उन महान विचेस की तारीफ कर रहे थे जिन्होंने उनके लिए बारिश लाई थी, और उन महान विचेस में से 2 होती हैं, फ्लोरो और गिनलिस। जश्न के बीच एक मैसेंजर रेना और सीपू के पास आता है। वो कहता है, लेडी रेना, लेडी रूबी को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज आप ऑडियंस हॉल में चलिए। रेना कंफ्यूज होकर पूछती है, ऑडियंस हॉल? तब जीपू कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। जब वो ऑडियंस हॉल की तरफ जा रहे होते हैं और सीपू अपने मन में सोचता है, बस अब यहाँ से सब कुछ ठीक हो, उसके लिए भी मेरे लिए भी। तभी दोनों अंदर जाते हैं। रूबी रीना को आगे बुलाती है, लॉर्ड की सीट पे आओ। रीना थोड़ा सा सीपू की तरफ देखती है और सीपू उसे थम्स अप करता है, तुम कर सकती हो। रीना धीरे से आगे बढ़ती है और लॉर्ड की चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तभी रूबी अपना सिर झुकाती है और जोर से कहती है, मैं रूबी अपने लॉर्ड को ग्रीट करती हूँ। और उसी मोमेंट सारे लोग एक साथ घुटनों पे गिर जाते हैं और जोर से बोलते हैं, ग्रीटिंग्स लॉर्ड। रूबी फिर एक मोहर पेश करती है और कहती है, ये लॉर्ड की मोहर है जो लेडी शीना ने मुझे सौंपी थी। अब वक्त आ गया है कि इसे इसके असली मालिक को वापस कर दिया जाए। जब रूबी वो मोहर रीना को देती है तो रीना थोड़ा हिचकिचाती है। उसकी हिचकिचाहट देखकर रूबी समझाती है, एक बार जब लेडी रेना कैरोलाइन की लॉर्ड बन जाएंगी तो आप एजरॉथ रॉयल फैमिली के प्रोटेक्शन में आ जाएंगी। वो आगे कहती है, तब विच मैनेजमेंट काउंसिल बिना किसी सबूत के झूठे इल्जाम लगाकर
आपके साथ मनमानी नहीं कर पाएगी। जिएपू का वादा याद करके कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा और तुम्हें मरने नहीं देगा, और इस विश्वास के साथ कि जीपू का सिखाया हुआ बारिश का तरीका काम करेगा, रेना आखिरकार अपना रोल एक्सेप्ट कर लेती है। मोहर को हाथ में लेकर रेना जोर से ऐलान करती है, मैं रेना कैरोलाइन टेरिटोरी की 13th लॉर्ड अपनी जमीन और अपने लोगों की रक्षा करने की कसम खाती हूँ। उसकी कसम सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग और अपनी वफादारी का ऐलान करते हैं। हम अपनी जान की कसम खाकर अपने लॉर्ड के प्रति वफादार रहने का वादा करते हैं। ठीक उसी पल बाहर बिजली कड़कने लगती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। शहर के लोग खुशी से चिल्ला उठते हैं, लेडी रीना और उनके समन्ड बीस्ट ने हमारे लिए फिर से बारिश ला दी। लेकिन इस खुशी के बीच एक सवाल उठता है, ये हो क्या रहा है? और इधर मेरिडा और वो मोटा बाहर की हालत देख के लिटरली शॉक हो जाते हैं। बारिश इतनी तेज थी कि आंखों के सामने कुछ दिख नहीं रहा था। चेपू चिल्लाता है, ये वैसे नहीं हो रहा जैसे पहले बारिश होती थी। सब जगह केओस था, लोग भाग रहे थे। रूबी भी पैनिक में चिल्लाती है, ये हो क्या रहा है यार? तभी जीपू सीरियस टोन में कहता है, लिक्विड नाइट्रोजन ने एक मशरूम क्लाउड इफेक्ट क्रिएट कर दिया है। रेना के पीछे से दो लड़की कहती हैं, इस वजह से हो रहा है। और तभी फ्लोरो और गिनलिस भागकर सीएपू के पास आते हैं। फ्लोरो हांफते हुए कहती है, मैंने वही किया जो तुमने बोला था, बारिश करवाई और लो रैंक विचेस को भी बुलाया था थोड़ा शो ऑफ करने के लिए। लेकिन लगता है या तो हमारी मैजिक पावर ज्यादा फास्ट ग्रो हो गई या फिर हम मेथड सही से समझ नहीं पाए। जब कंटेनर लॉन्च हुआ तभी एक वायलेंट स्टॉर्म भी स्टार्ट हो गया। तभी शिया के साथ दो विचेस वहां पहुंच जाती हैं। एवलिन आंखों में गुस्सा लेकर कहती है, ये सब उसी की वजह से हुआ। कैलेमिटी विच ने एक नई डिजास्टर ले आई, जैसे पहले हुआ था वैसा ही। रेना, तुमने कानून तोड़कर जेल से भागकर अपनी फायर एग्जीक्यूशन से बचने की कोशिश की। तुमने अग्रीमेंट वायोलेट किया और कैरोलाइन वापस आ गई बिना परमिशन के। तुम्हें पता भी है तुमने क्या क्राइम किया है? रीना शॉक्ड सी हल्की आवाज में बोलती है, एवलिन टीचर। लेकिन तभी गिनलिस हिम्मत करके आगे बढ़ती है और एवलिन के सामने खड़ी होकर कहती है, इसमें लेडी रीना का कोई फॉल्ट नहीं है, ये सब हमारी गलती थी। फ्लोरो भी तुरंत बोल पड़ती है, बिल्कुल सही। और तभी एक गार्ड भागते हुए आती है। कास्टल के गेट्स हवा से उड़ गए और एक बड़ा क्राउड अंदर घुस गया। एवलिन गुस्से से बोलती है, क्लियरली कैरोलाइन के लोग तो इसे गलत नहीं मानते। और फिर क्राउड के अंदर से मोटा और लोग निकल के चिल्लाते हैं, लेडी रेना ने बारिश लाई, वो कैलेमिटी विच नहीं है। लेडी रेना हमारी लॉर्ड हैं। विच काउंसिल मैनेजमेंट हमारी लॉर्ड को ले जाने की सोचना भी मत। नो वन कैन हार्म आवर लॉर्ड। रेना भी ये सब देख के इमोशनल हो जाती है और फिर वो एवलिन से कहती है, टीचर मैं कैलेमिटी विच नहीं हूं। एवलिन सार्कास्टिक टोन में बोलती है, सच में? तुम्हारा मैजिक 9 साल की उम्र में अवेकन हुआ और उसने मैजिकल बीस्ट्स अट्रैक्ट किए। तुम्हारी माँ की सैक्रिफाइस ने कैरोलाइन को बचाया था। तुम्हें कैपिटल में विच काउंसिल के अंडर रहना चाहिए था, लेकिन तुम बिना परमिशन के चली गई। तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल मैजिक ने एक पूरा विलेज डिस्ट्रॉय कर दिया और अब तुमने फिर से लॉ तोड़ दिया, जेल तोड़ के भाग गई, पनिशमेंट अवॉइड किया और स्टॉर्म ले आई। रेना, अब बोलो, तुम्हारे पास और क्या कहने के लिए बचा है? रेना, क्या तुम अपने डिफेंस में कुछ और कहना चाहती हो? एवलिन दो गार्ड्स को बुलाती है, तुम्हें पता है तुम्हारा क्राइम साबित हो चुका है, अब गिल्टी एडमिट करो और पनिशमेंट एक्सेप्ट करो। तभी सीपू आगे आता है, लाउडली बोलता है, क्राइम किस बात का? पनिशमेंट किस चीज का? रेना किसी भी डिजास्टर का कॉज नहीं है। जिन्हें तुम क्राइम्स कह रहे हो वो सब नॉनसेंस है। वो रेना की तरफ देख के आंख मारकर कहता है, डोंट वरी, आई एम हियर। एवलिन फिर बोलती है, रेना का क्राइम ट्राइब्यूनल ने डिसाइड किया था। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद सिर्फ डिनाइल से सच नहीं बदलता। और रेना का समन्ड बीस्ट भी। शेपू अपना शर्ट के बटन खोलता है, उसके नीचे लिखा होता है, साइंस ट्रूथ। वो शर्ट उतार के फेंकता है और कहता है, साइंस ट्रूथ में बिलीव करता है, अथॉरिटी में नहीं। अब मैं तुम्हें सबके सामने दिखाता हूं कि तुम्हारा ट्राइब्यूनल कितना इग्नोरेंट है। तुम लोग सभी 9 साल पहले वाले मैजिकल बीस्ट इन्वेजन के वक्त जिंदा थे, राइट? वो दो रेफ्यूजीज से पूछता है, बताओ क्या किसी ने अपनी आंखों से देखा था कि रेना ने मैजिकल बीस्ट समन किए? वो चुप हो जाते हैं, फिर बोलते हैं, नहीं, किसी ने नहीं देखा। हमें सिर्फ याद है लेडी रेना का अवेकनिंग सेरेमोनी चल रहा था और तभी बीस्ट्स इन्वेड करने लगे। जीपू कहता है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि रीना का मैजिक अवेकन हुआ उसी वक्त जब बीस्ट्स आए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि रीना की वजह से बीस्ट्स आए, राइट? वो भी बोलते हैं, हाँ सही कह रहे हो। एवलिन कहती है, तो तुम भी एडमिट करते हो कि दोनों इवेंट्स कनेक्टेड हो सकते हैं, राइट? जीपू कहता है, विक्टिम और हार्मफुल एक्ट के बीच नेचुरल कनेक्शन हो सकता है, लेकिन चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक शेफ टेस्टी खाना बनाता है, बैंडिट्स उसका स्मेल लेकर आ जाते हैं, खाना खाते हैं और बाकी कस्टमर्स को मार देते हैं। तो क्या ये शेफ की गलती है? वो उन रेफ्यूजीज को डायरेक्टली पूछता है, बोलो क्या ये शेफ की गलती है? फिर मास्टर एवलिन को देख के कहता है, नहीं, विक्टिम की कोई गलती नहीं थी, गलती अटैकर की थी। एवलिन फिर कहती है, जैसे तुमने बोला, हो सकता है रीना ने मैजिकल बीस्ट्स अट्रैक्ट किए हों, लेकिन वो उसकी गलती नहीं थी। रॉयल फैमिली ने लोगों की सेफ्टी के लिए लेडी कैरोलाइन से कंसल्ट करके रीना को कैपिटल भेजने का डिसीजन लिया।